1857 की क्रांति के बारे में। और आप लोग बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें हरियाणा में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बड़े इलॉजिकल बनते हैं। जैसे 57 की क्रांति यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरियाणा के स्तर पे क्या है कि बहुत लोकल लेवल पे जो लीडर्स थे ना, उनके नाम इसमें पूछ लेते हैं, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई वैसे कहे 57 की क्रांति, तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा बोला जा सकता है, लेकिन जब हरियाणा की बात आती है तो 57 की क्रांति में लोकल लेवल पे इतने छोटे छोटे किसानों ने, किसानों के नौकरों ने, सामंतों ने, बहुत छोटे लेवल पे गांव के लोगों ने भी लड़ाइयां लड़ी। तो इसीलिए उस कंटेक्स्ट में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों को टफ भी लगता होगा। तो 57 की क्रांति बहुत टफ नहीं है, इसको मिलके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। हाँ, अकेले पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि अकेले चीजें समझ में नहीं आती। कोई एक बार समझा दे चीजों को, फिर जब पढ़ते हैं और पढ़ा भी दे, फिर जब पढ़ेंगे तो बेहद आसान है। अब ध्यान से कहानियां सुनते चलना, जिसकी समझ में कहानियां आ गई उसके लिए किताब बहुत आसान है। 57 की क्रांति, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगी मैं, बस सुनते चलना, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा, हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। आपके पूरे देश में 57 की क्रांति की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इस क्रांति में आखिर क्या था? इस क्रांति से पहले आपके देश के ऊपर बीईआईसी राज कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस क्रांति के तुरंत बाद आपके देश के ऊपर महारानी ब्रिटेन राज करने लग गई। यानी इस क्रांति ने हकदार बदल दिए भारत के। पहले भारत का हकदार कौन था? अपना हक जमाती थी एक कंपनी। और फिर इस क्रांति को जब हमने कोशिश की अंग्रेजों को भगाने की, यहाँ से उनको मिटा देने की, तो हमारे ऊपर यहाँ पे हावी हो गई महारानी ब्रिटेन। एक बहुत बड़ा चेंज था हमारे देश की पूरी व्यवस्था में, और उसका फर्क आपके, मेरे, हम सबके जीवन पे, हमारे राज्यों पे, उस टाइम तो खैर राज्य क्या थे, रियासतों पे पड़ना ही था। 1857 से पहले हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा इस बीईआईसी के कब्जे में कब आया? 1800 के स्टार्टिंग में, 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन एक गांव है, इसी को सरजी अंजन भी लिख देते हैं, सरजी अंजन, अंजनी भी लिख देते हैं। ये गांव है महाराष्ट्र में। सुरजी अंजन गांव में महाराष्ट्र में एक संधि हुई, जिसमें मराठों से हमारे हरियाणा, पहले हमारा हरियाणा ना मराठों के आधिपत्य में था। हमारा हरियाणा कहाँ मराठे, महाराष्ट्र वाले, उनकी प्रॉपर्टी था, वो यहाँ से पैसा निकालते थे। तो उनसे एक संधि करके और लिखित में सुरजी अंजन गांव में कहा गया कि अब के बाद हरियाणा पर मराठों का हक नहीं है, बल्कि अंग्रेजों का हक है, बीईआईसी का। और इस तरह से हम बेचारे चुपचाप कुछ बोल नहीं सकते थे। पहले मराठों की अधीनता में थे, लेकिन वो अपने तो थे, अब हम अंग्रेजों के नौकर बन के रह गए बीईआईसी के अंडर आके। और उन लोगों ने 1803 में इस सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को किससे छीन लिया? मराठों से। किसने छीन लिया? बीईआईसी ने। तो पहले हमारे हकदार मराठे थे, अपने कम से कम देसी आदमी थे, अब ये एक विदेशी और बोले ये इलाका हमारा। ठीक है भैया, हम तो कुछ बोलने वाले थे नहीं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम साधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। इन्होंने इस हरियाणा को, उस टाइम का जो यूपी था ना, उस प्रांत को, तब यूपी नाम नहीं था, उसका नाम अलग था, उस प्रांत में जोड़ दिया। अब समझने के लिए याद कर लो कि यूपी को किसका हिस्सा बना दिया? यूपी, ये हरियाणा को यूपी का हिस्सा। तो आज जो आप कहते हैं कि हम अलग है, हरियाणा एक अलग से राज्य है, आप अच्छी तरह जानते हैं आप पंजाब से अलग हुए हैं, और आपके और यूपी के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है, यमुना नदी। एक दौर था जब आप और यूपी एक बना दिए थे। किसने? इन अंग्रेजों की कंपनी ने, बीईआईसी ने। इस क्रांति का एक ऐसा रूप हरियाणा में देखने को मिला कि हरियाणा का कुछ इलाका, जैसे क्रांति का जब भी जिक्र आएगा तो मेरठ का जिक्र आता है, मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत होनी थी ना, और फिर वो अंबाला में गड़बड़, उसको हम बातचीत भी करेंगे। आप ये देखो, आपका जो ये हरियाणा का हिस्सा था, इस हिस्से का जो मिला दिया, ये हिस्सा ये यूपी की प्रॉपर्टी में मिला दिया, लेकिन आपके यहाँ की कुछ रियासतें, जिनमें कि जींद का बड़ा हिस्सा था, ये पंजाब का हिस्से में आते थे। तो उस टाइम पे पंजाब में ना, जब ये आप क्रांति कर रहे थे, 1857 की क्रांति, जिसमें आपके किसान, मजदूर, आपके लोकल सामंत, आपके लोकल लीडर्स, सब लोग शामिल थे। उस टाइम अंग्रेजों ने कान भरे पंजाब के लोगों के, और पंजाब के लोगों को क्या सिखाया कि अरे तुम लोग क्यों क्रांति में कूद रहे हो, तुम क्यों भूलते हो कि तुम्हारे
5वें गुरु को, तुम्हारे 9वें गुरु को। 10 ही तो गुरु हुए हैं ना सिखों के। पंजाब में जो मेन जो धर्म है सिख धर्म, वहां 10 गुरु हुए थे, जिनमें से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी और 9वें थे गुरु तेग बहादुर जी। इन दोनों का मर्डर हुआ था, और वो मर्डर किया था मुगलों के बादशाहों के एक परिवार ने, जिसमें कि आप भाजसा पढ़ते हैं। जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इनको मरवाया था जहांगीर ने। और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनको मरवाया था औरंगजेब ने। ये दोनों एक ही खानदान के तो हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, यानी दादा पोते ने दो बड़े सिखों के गुरु मरवा दिए, 5वें और 9वें। तो सोचो सिख धर्म के लोग कहीं ना कहीं मुगलों से चिढ़ते होंगे। अब उन्हीं मुगलों का एक आदमी है जो इस क्रांति को लीड करेगा, 1857 की क्रांति को, जो दिल्ली में बैठा है, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको बहुत आसान दिखेगी ये पूरी क्रांति। फिर इसके लीडर्स मैं अपने आप बता दूंगी कैसे याद करने हैं। बहादुर शाह जफर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और वो भी उकसाने पर। जब ये केंद्रीय नेतृत्व करेगा तो पंजाब के लोगों को अपने फेवर में कर लेगी BEIC, ये कह के कि अरे तुम मूर्ख हो क्या, तुम भूल गए कि कैसे तुम लोगों के बड़े जो सिखों के गुरु थे उनको मरवाया था इन लोगों ने। और पंजाब के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमारे गुरुओं को मरवाने वाले जो खानदान है ये उन्हीं के तो वंशज है खानदान में, और हम इसका साथ क्यों दें। इसीलिए आपके यहाँ जब 57 की क्रांति में पूरा हरियाणा कूद जाएगा, चाहे वो रेवाड़ी हो, वो आपका गुड़गांव हो, वो आपका फरीदाबाद हो, या वो झज्जर की तरफ हो, या वो हिसार हांसी हो, आपका सिरसा हो, या आपका रोहतक हो, ये सब क्रांति में शामिल होंगे। आम आदमी, किसान, मजदूर सब कूदेंगे। लेकिन उसी दौर में आपकी कुछ रियासतें दगाबाजी करेंगी भारतीयों के साथ ही, और वो साथ देंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उनके कान भरे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फायदा देख के। अब उनमें आपकी मेन रियासतों की जो हमारे एंटी, मतलब 57 की क्रांति के एंटी गई, उनमें जींद की रियासत थी, तब ये पंजाब का हिस्सा था। नाभा, पंजाब और पटियाला, ये 3 बड़ी रियासतें। और भी बहुत लोग थे, लेकिन बड़ी रियासतें जींद, नाभा, पटियाला, ये बिल्कुल आपके यानी क्रांति के एंटी थे। ये पसंद नहीं कर रहे थे कि क्रांति भड़के, और आप हरियाणा में बड़े लेवल पे चाहते थे कि क्रांति भड़के, क्योंकि आप लोग परेशान थे अंग्रेजों की उस गलत शोषणकारी नीतियों से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही थी। तो हमने, जैसे वो 3 थे ना, अब ये लगा लो कि जींद ये वाला हो गया, नाभा पटियाला भी इसी के इलाके पंजाब के, पूरा पंजाब लगभग एंटी है। कुछ हिस्से को छोड़ दो, अपने करनाल वरनाल के सिख जो है ना, वो हरियाणा के साथ हैं। बाकी इस तरफ की तो रियासतें सारी एक तरह से उनके कान भर के और आंखों पे चश्मा चढ़ा के कि देखो BEIC तुम्हारे फायदे की बात करती है, ये तो नालायक हैं जो 57 की क्रांति कर रहे हैं। तो उस दौर में आपके यहाँ छुटपुट 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 बगावतें स्टार्ट हो रही थी, और वो बगावतें अब एक बड़ा रूप लेने वाली थी, क्योंकि डिसाइड किया गया कि इस क्रांति को 10 मई को स्टार्ट किया जाएगा। और ये सबसे पहले स्टार्ट होनी थी, लेकिन प्लानिंग गड़बड़ हो गई। एक्चुअली तो 10 मई भी नहीं था, 31 मई को स्टार्ट होनी थी। जो एग्जैक्ट डेट थी ना, पूरे देश में जो मैसेज दे रखा था कि 31 मई को हम पूरे देश में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाएंगे, और ये मैसेज पूरे देश में फैलाया था, जिसके लिए सिंबल के रूप में एक तो रोटी का यूज किया था, और एक कमल के फूल का। कमल का फूल और रोटी मैसेज था क्रांति फैलाने के लिए। तो कोई ना कोई इस तरह का सिंबल, कोई कोड वर्ड वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसका कोड वर्ड नहीं था, कोई इसका एक सिंबल बना लिया कि कमल का फूल और रोटी, मतलब क्रांति की हमें जरूरत है, और ये पूरे में फैला दिया। उस टाइम कोई व्हाट्सएप और ये गूगल और इस तरह की चीजें नहीं थी कि चीजों को आगे बढ़ाना आसान हो, तो बड़ा मुश्किल था। अंग्रेजों से बचते बचाते किसी तरह क्रांति की मैसेज को आगे तक पहुंचाना था। धीरे धीरे काम चल रहा था, और इस काम को अंजाम देने से पहले एक गलती हम कर गए, जिसमें कि अगर आप जानते हो तो जो ये लाइट इन्फेंट्री इस तरफ था ना, बंगाल साइड में, जो उसने, जिसके ऊपर मूवी भी आमिर खान ने रोल प्ले किया, लेकिन वो क्योंकि हरियाणा से संबंधित नहीं है, मंगल पांडे, इसलिए उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया होगा। अब हमारे यहाँ पे एक आदमी था, सैनिक था। अंग्रेजों ने ना हमारे यहाँ पे कैंट बना रखा था, अंबाला। अंबाला कैंट था
अंबाला कैंट आज भी है ना, यानी ये सैनिक छावनी थी, इसमें ढेर सैनिक थे और ये सैनिक किसके लिए काम करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इस अंबाला छावनी में सैनिकों को ही तो गुस्सा आया था 57 की क्रांति के, बहुत सारे कारण थे जिनमें तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। जो ये खबर फैली थी कि जो ये कारतूस हैं, जो ये गोली हमें भरनी पड़ती है इसमें, या कारतूस जो हमें यूज करना पड़ता है हथियार में, उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता है। और ये फैला दिया किसी ने कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो हिंदू और मुसलमानों को एकदम से धक्का लगा, भाई सेना में यही लोग शामिल थे कि जिसको हम रोज मुंह से खोलते हैं वो गाय की और सूअर की चर्बी मुंह में जाती है। और इस चर्बी वाले कारतूस की खबर ने ऐसा कोहराम मचाया कि जगह जगह सेना में इनके खिलाफ बगावत अंदर ही अंदर स्टार्ट हो गई। और उसी बगावत को अंजाम देने के लिए मंगल पांडे ने सबसे पहला स्टेप लिया था, जो इसमें था अपना कलकत्ता के आसपास के इलाके में। लेकिन फिर हमने भी यहाँ कोशिश की। अब हमने प्लानिंग कर ली कि हम अंबाला कैंट में इसकी शुरुआत करेंगे और शस्त्रागार को लूट लेंगे। ऐसे ही मेरठ वालों ने, मेरठ यूपी का हिस्सा, तब यूपी और आप एक थे, कि हम इस तरह से क्रांति करेंगे, ऐसे ही दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो क्या हुआ, आपके यहाँ एक सैनिक था जिसका नाम था श्याम सिंह। इसने पहले ही सारी सूचना अंग्रेजों को दे दी कि हम लोग, मतलब सैनिक, कल धावा बोलेंगे और शस्त्रागार को लूटेंगे और सारी बंदूक वंदूक और जो तुम्हारे पास है ना सामान, ये सब हम लूट लेंगे। अंग्रेजों को इसने शराब पी के बक दिया। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि कल ये सैनिक, बड़ी कोई मंशा इनकी है और ये कुछ गड़बड़ को अंजाम देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनका ना 10 बजे चर्च जाने का टाइम था। आइडिया, भाई 10 बजे जाते थे सारे अंग्रेज इकट्ठे होके, चर्च बना हुआ था यहीं अंबाला में। तो इन्होंने प्लान किया कि हम कल चर्च जाएंगे ही नहीं। और इन अंग्रेजों के प्लानिंग में, जैसे हमें ये पता ही नहीं चला कि ये नहीं जाएंगे, हमने 10 बजे कोशिश की और तुरंत ये तैयार थे। इनको पता था कि इंडियंस आज कोशिश करेंगे श्याम सिंह के चक्कर में, तो इन्होंने उसको वहीं दबा दिया। यानी जो क्रांति की ज्वाला अंबाला से फूट के मेरठ और दिल्ली तक पहुंचनी थी, वो अंबाला में ही दबा दी गई। तो आपकी क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई थी? अंबाला से। लेकिन इसको यहीं के यहीं दबा दिया। आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनको पता चल गया कि ये क्रांति करेंगे, वो पहले ही एक्टिव हो गए। और ऐसा तो नहीं होता ना कि सारी सेना एक साथ हो, सेना के भी हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सा इंडियंस के फेवर में था, कुछ कह रहे थे तुम पागल हो क्या, मरोगे क्या, नौकरी से हाथ धोगे, हम तो अंग्रेजों की सुनेंगे। तो सारी सेना एकदम से बगावत नहीं करती, कहीं कहीं की टुकड़ियों ने बगावत की थी। तो आपकी सबसे पहली बगावत अंबाला कैंट से शुरू हुई, लेकिन इसको तत्काल ही दबा दिया गया। जब आपने ये हरकत की ना यहाँ पे कुछ सैनिकों ने, ये एक की गड़बड़ में, तो इसी दौर में मेरठ, क्योंकि आप यूपी का भी हिस्सा थे, मेरठ से जो सैनिक थे इन्होंने बगावत कर दी और 300 सैनिकों ने वहां का शस्त्रागार लूटा। उसमें से पिस्तौल, बंदूक जो उनको मिली वो लेके अपनी, और उन्होंने जो आसपास अंग्रेज थे इनको मार दिया और वहां से पैदल कूच कर गए। मेरठ से 300 सैनिकों की एक टुकड़ी निकली और ये टुकड़ी चलते चलते दिल्ली पहुंच गई। 10 मई से चलनी स्टार्ट हुई थी ये टुकड़ी और ये 13 मई को दिल्ली जाके खड़ी हो गई। और दिल्ली में लाल किले के दरवाजे पे इन्होंने दस्तक दिया और लाल किले में इनकी एंट्री हुई, जहां बहादुर शाह जफर बस एक कुछ लास्ट डेज के लिए थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अल्टीमेटम दे रखा था कि ये महल हमारा है, इसको खाली कर दो। कितनी अजीब बात है, पुश्तैनी घर था लाल किला, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला अपने लिए, शाहजहानाबाद नगर बसाया था। और उसी शाहजहां के वंश में आगे जब बहादुर शाह जफर हुआ तो इसको अंग्रेज कह रहे हैं कि तू कौन है और निकल यहाँ से। आज जिस घर में तुम बैठे हो, अगर तुम पुश्तैनी घर में बैठे हो तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी तो उस पर उतना ही हक होगा। लेकिन कोई आके कहे, और विदेशी, कि ये तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही बहादुर शाह जफर को लगा। लेकिन क्योंकि जफर कमजोर था, अकेला था, एज्ड था, कोई बड़ी सेना उसके पास नहीं थी, इसीलिए वो हाथ जोड़ के जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा, भाई जिंदा तो रहना ही है। इसकी 26 लाख रुपए की पेंशन जो सालाना आती थी वो बंद करवा दी। तो अब जफर चारों तरफ से घिर गया, अपना घर छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ? पेंशन बंद करवा दी। अगर मैं पेंशन नहीं लूंगा, घर छोड़ दूंगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? लेकिन अंग्रेजों का डर भी है, मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता। जब आदमी ऐसी असमंजस की स्थिति में हो और कोई थोड़ी सी रोशनी दिख जाए तो उसको लगता है कि हाँ मैं हिम्मत कर सकता हूँ। और वो रोशनी उन 300 सैनिकों की टुकड़ी में उसको नजर आई और उन सैनिकों ने कहा कि सर आप हमारे हेड बन जाओ, मुखिया बन जाओ, आप पूरे भारत की सेना और किसान और जितने लोग इसमें जुड़े सबके मुखिया बन जाओ और हम आपके अनुसार जैसा आप कहोगे वैसे चलेंगे,
आपको युद्ध में नहीं करना, आप उम्र दराज हैं, हमें भी दिख रहा है, आपको युद्ध नहीं करना, बस आप एक सिंबल बन जाओ कि आप हमारे एक नेता हो पूरे देश के, और फिर देखना युद्ध हम लड़ेंगे, मरना हमें है, आपको चिंता नहीं है। बहादुर शाह जफर को लगा यार अब और 1-2 महीने में ये प्रॉपर्टी छीन लेंगे, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, एक कोशिश करके देख लूं, क्या क्या पता ये सैनिक मुझे जितवा दें और ये मेरा पुश्तैनी घर ऐसे का ऐसा रह जाए। और मन में होता ना कि थोड़ा सा ये कि शायद ऐसा हो जाए, तो उसने बहुत असमंजस की स्थिति में फाइनली कहा ठीक है जैसा तुम लोग चाहो, और मैं इसको केंद्रीय नेतृत्व देने को तैयार हूं, जबकि लड़ने की हिम्मत नहीं थी, काफी एज थे। और इस तरह से दिल्ली के मुगलों के अंतिम बड़े आदमी बहादुर शाह जफर ने 57 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व संभाल लिया, और अब जो था वो बाजी इनके हाथ में नजर आने लगी। इस दौर में धीरे धीरे करके वो जो टुकड़ी आपकी लाल किले में गई थी, अब फिर आपके यहाँ एक टुकड़ी जो है ये गुड़गांव की तरफ चल पड़ी। तो गुड़गांव की तरफ जाते जाते कि भाई हम लोग जो है लोगों को उकसाएंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, मारेंगे, उनके इलाकों पे अटैक करेंगे। तो उसी दौर में जब आपकी एक टुकड़ी गुड़गांव की तरफ जा रही थी, तो वहां पर जनरल फोर्ड ये अंग्रेजों का हेड था, ये आया, मतलब इसके पास बड़ी टुकड़ी थी, जनरल फोर्ड। इसने हमें कहाँ से, जब हम कहाँ पहुंच गए थे, गुड़गांव या गुरुग्राम, यहाँ पे हमने धावा बोल दिया कि गुरुग्राम की जो एरिया है, टेरिटरी है, इसमें से निकालो इन अंग्रेजों को, मारो जो ना माने, भगा दो इनको। तो वहां पे बीच में बिजवासन पड़ता है दिल्ली में, गुड़गांव से थोड़ा पहले पड़ता है, यहाँ पे जनरल फोर्ड की एक बड़ी टुकड़ी, जो इसके चहेते होंगे, इसके पीछे भी तो ढेर थे ना, उन्होंने जो है बगावत जो कर रहे थे विद्रोही हमारे खुद के सगे इंडियन लोग, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहा। और गुरुग्राम में ये हमारी जो विद्रोही सेना थी, इसको विजय हासिल हुई और इसको जान बचा के भागना पड़ा। यानी विलियम फोर्ड के जो है ना, एकदम से ये लगा लो कि डर के मारे कि भाई इतनी बड़ी सेना, अब मैं कैसे लीड करूंगा इसको, कैसे इनको हराऊंगा। और फिर ये फाइनली गुड़गांव को छोड़ के पलवल होते हुए यूपी की तरफ भाग गया। वैसे भी हरियाणा यूपी के हिस्से में ही पड़ता था, ठीक है। एक बड़ी जैसे एक मन में होता ना, हाँ थोड़ी सी हम जीत गए, एक छोटी सी ही सही एक जीत की चिंगारी की, हाँ शायद हम जीत सकते हैं। अब ऐसा एक जगह हुआ, हर जगह ऐसा नहीं होगा। एक और टुकड़ी आई, आपका जो मेन इलाके जो आप लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे ना, जहां ज्यादा गुस्सा था लोगों में, एक तो गुरुग्राम का इलाका था, एक आपका रोहतक का इलाका था, और एक आपका हिसार। वैसे तो पूरा हरियाणा है, लेकिन ये मेजर हिस्से थे जहां पे कि आप बगावत कर रहे थे, यहाँ आम जनता भी, किसान भी आपके साथ थे, सैनिकों के साथ। तो इसमें से गुरुग्राम में मैंने बताया फोर्ड नाम का आदमी, जनरल फोर्ड जिसका नाम था, उसने कोशिश की और वो नाकामयाब रहा, और हमारी टुकड़ी थोड़ी सी सफल हुई। लेकिन एक जगह सफल होने से कुछ नहीं होता, पूरी रियासत आपके कब्जे में जब पूरा हरियाणा आएगा तब की बात है। फिर रोहतक की बात करें, रोहतक में फिर बड़े स्तर पर यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, जनता थी, किसान थे, इन्होंने खूब कोशिश की कि हम जो अंग्रेजों की जो ये, जैसे अंग्रेज कहाँ थे भाई, कहीं इलाका बना लिया, वहाँ इनका डीसी बैठता है, इनके पोस्ट ऑफिस है, इनके रेलवे स्टेशन हैं, तो उन सब के ऊपर कब्जा करना मतलब हमारा कब्जा हो गया। यही तो चलता है ना आज भी, आप और पाकिस्तान लड़ते हैं तो आपकी फौज अगर उनकी टेरिटरी में घुस गई तो वो इलाका आप मान लेते हैं हमारा हमारा कब्जा हो गया, वो हमारे यहाँ घुस जाए तो हम कहते हैं उनके हाथ में चला गया। यही तब था। तो जहां जहां अंग्रेज से इनको उखाड़ फेंको, और हरियाणा और पूरा भारत तुम्हारा, इनको उखाड़ना ही तो था। तो इस तरह से हिसार में, रोहतक में भी हमने कोशिश की। रोहतक की अगर बात करूं तो रोहतक जो इलाका था, बल्कि हिसार को पहले देख लेते हैं, क्योंकि हिसार रियासत में कोशिश तो की गई, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। और क्यों नाकामयाब रही मैं आपको बता दूं, उस कोशिश को दबाने में जो ये जींद वाले थे ना, जींद जींद किसके साथ था, जींद नाभा पटियाला अंग्रेजों के साथ। तो इन्होंने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों को सेना पकड़ा दी, अंग्रेजों को ठहरने के लिए जगह दे दी, अंग्रेजों के खान पान की व्यवस्था कर दी। तो उस कंडीशन में अंग्रेजों के पैर जम गए और इसीलिए वो हिसार को हड़पने में कामयाब रहे, मतलब उनका कब्जा वापस से हो गया। ऐसे ही रोहतक, हिसार के बाद फिर जो हिसार को संभाल रहा था ना वो आदमी, उसने देखा कि यार टिकना बड़ा मुश्किल है, तो वो हिसार को छोड़ के चला गया। उसके जाते ही पूरे हिसार पर, हाँसी पर कब्जा हो गया बीईआईसी का। और बीईआईसी के उस कब्जे के बाद फिर रोहतक, अब सोचो हिसार है तो रोहतक तो लेना बहुत आसान है। पहले वो जींद में पैर जमा के बैठे थे क्योंकि उनको मदद मिल रही थी गद्दारों की। जींद से पैर जमने के कारण उन्होंने हिसार ऐंठ लिया और हिसार के साथ ही हाँसी, और यहाँ इनकी पकड़ मजबूत होते ही रोहतक इनको पकड़ना बहुत आसान दिखा। और इस तरह धीरे धीरे करके महज कुछ महीने पकड़ते पकड़ते हमारे सारे एरिया खाली होते चले गए। जैसे एक बार पैर जम जाए ना, फिर पैर उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनके पैर जमाने
में जींद, नाभा और पटियाला ने मदद की। अगर ये सब मिलके लड़ते, अगर जींद इनको अपने यहाँ पनाह ना देता, पर जींद आ गया लालच में। क्यों? क्योंकि जींद को कह दिया कि अगर तूने मदद की ना तो ये जो रोहतक हिसार वाली पट्टी है तेरे पास चली जाएगी। जींद की रियासत का राजा गलत फहमी में कि हाँ भैया मैं तो अमीर बन जाऊंगा, उसने इनकी मदद कर दी और इसी मदद के बाद मिली थी उसको रियासत। लेकिन फिर भी फाइनली तो नुकसान भारत का ही हो रहा था ना। एक सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की क्या थी कि हम किसी भी टेरिटरी में पूरे मन से नहीं लड़े। हम लड़े लेकिन आधे मन से। कहीं ना कहीं मन में था कि पता नहीं यार कहीं हार गए तो क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे, एक मन में डर के साथ। जैसे एक तो ये हो कि आर या पार, या तो हम इनको मार देंगे और नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन एक डर में कि पता नहीं यार लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन में कभी जीत नहीं होती। और इसीलिए 57 की क्रांति में आधे अधूरे मन से आधे लोग लड़े, आधे तो अंग्रेजों के साथ ही खड़े थे। आपकी सारी रियासतें भी नहीं लड़ी। हाँ, हांसी लड़ी, हिसार, सिरसा, रानिया खूब लड़े। लेकिन फिर भी आपके एंटी काम करने वालों में भी बहुत लोगों की लंबी लिस्ट थी जिनका नाम लिखा जाता है। तो आप खुद देखो कि हरियाणा का 57 की क्रांति में ऐसा हाल था कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम इनको उखाड़ फेंकें, लेकिन कुछ ताकतवर लोग चाहते थे कि अंग्रेज यहीं के यहीं टिके रहे, हम उनसे खुश हैं, उनसे हमें फायदा है। ठीक है, तो ये 57 की क्रांति थी। इसमें कुछ बड़े बड़े नामों का अगर मैं जिक्र करूं तो जैसे कोर्टलैंड, 3 बहुत बड़े बड़े नाम अगर मैं लूं अंग्रेजों के, तो कोर्टलैंड आएगा, एक फोर्ड आएगा, एक शावर्स आएगा। ठीक है, और भी 2-3 जैसे जैसे आते रहेंगे बताती रहूंगी मैं। और ह्यूरोज भी आया था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था। तो शावर्स है, कोर्टलैंड है, फोर्ड है, ये बड़े बड़े आदमी थे। यानी ये मान लो आप, ये बड़े रैंक के अफसर थे जिन्होंने की अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने बड़ी चालाकी से पूरे हरियाणा को धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, आपके लड़ने वाले बड़े लोगों में कुछ खास लोगों के अगर मैं नाम लूं तो जैसे राव तुलाराम जी हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम किया शुरुआत में, राव तुलाराम जी। और इन्हीं के एक भाई थे गोपाल, राव तुलाराम और गोपाल देव, ये 2 भाई हैं। और ये अहीर बंधु कहलाते हैं क्योंकि यादव जो है ना, अहीर कम्युनिटी, इसको बिलोंग करते थे। ये तो अहीर क्षेत्र में थे, अहीर समझे, रेवाड़ी के आसपास में ये एक्टिव थे, राव तुलाराम जी और गोपाल देव। स्टार्टिंग में दोनों भाइयों ने बहुत जम के हिस्सा लिया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जब देखा कि धीरे 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 हरियाणा का मेजर हिस्सा जाता जा रहा था अंग्रेजों के वापसी एरिया में, और कोई जींद के पास चला गया, कोई जो है अंग्रेजों को ने छीन लिया, या वहां लोगों का, क्रांतिकारियों को 500, 700, 600, 800 इस तरह लोगों को मरवा दिया, तो फिर धीरे धीरे ना डर बढ़ता गया। और उसी डर का कहीं ना कहीं नुकसान हमें दिखा। और जब राव तुलाराम जी के ऊपर अटैक करने के लिए शावर्स आया यूपी की तरफ से, तो राव तुलाराम जी ने देखा कि यार मेरे पास ना तो उतने सैनिक बचे और ना ही उतने क्रांतिकारी, तो अब लड़ने में फायदा नहीं है। इसीलिए इन्होंने रेवाड़ी खाली कर दी और रेवाड़ी छोड़ के ये चले गए। अब रेवाड़ी जाते ही तो मान लो रेवाड़ी खाली सुनी पड़ी है, तो शावर्स ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर वो आगे बढ़ा झज्जर की तरफ, रेवाड़ी झज्जर बिल्कुल एडजेसेंट में तो है। अब झज्जर की तरफ गया तो वहां के नवाब को भी पकड़ा और उसको भी फांसी दे दी, और इस तरह झज्जर भी उसका। तो देखो अब तुम इमेजिन करो मैप को कि रेवाड़ी इनका हो गया, झज्जर इनका हो गया, हिसार हांसी इनका हो गया, रोहतक इनका हो गया, जींद इनका है ही, तो कितनी बड़ी बेल्ट तो इनकी मिली गई इनको। अब इनको टेंशन नहीं है, अब ये पूरी तरह हरियाणा पे छा गए दोबारा से। राव तुलाराम जी युद्ध में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे डटे, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि यार अब तो 100% भैया मौत लिखी है, तो इन्होंने कहा मरने में क्या है, दोबारा से सेना इकट्ठी करूंगा। कोशिशें की, लेकिन फिर फाइनली हरियाणा छोड़ के, इनफैक्ट भारत छोड़ के जाना पड़ा 57 की क्रांति के बाद। अगर नहीं छोड़ के जाते तो फांसी पे चढ़ा दिए जाते। तो इन्होंने सोचा कि फिर दोबारा मैं कोशिश करूंगा, जिंदा रहूंगा तो वापस कि भाई आके अपने एरिया को छीनूं इनसे। रेवाड़ी से होते हुए ये पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले गए। फिर कहते हैं 23 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी, और इसलिए 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस हरियाणा का, पूरे भारत का नहीं, वो तो भगत सिंह वाले दिन है। 23 सितंबर को शहीदी दिवस है, किसकी याद में? राव तुलाराम जी की याद में, जिनको आप कहते हैं अहीर बंधु। इनके भाई कौन है? गोपाल देव जी। और ये अहीरवाल क्षेत्र में यानी रेवाड़ी के आसपास के इलाके में एक्टिव थे। ये लोकल लेवल पे बड़े लीडर्स थे। ठीक है, इसी तरह आपके यहाँ पर बल्लभगढ़ में थे नाहर सिंह, नाहर सिंह जिनको फांसी दी गई थी। ऐसे ही आपके झज्जर की तरफ थे अब्दुर सम्मद, अब्दुर रहमान भी और अब्दुर सम्मद भी, अब्दुर रहमान और अब्दुर सम्मद, इस तरह के लोकल लीडर्स। ऐसे ही फिर जैसे हांसी हिसार है,
तो हुकुम सिंह थे, और हुकुमचंद जैन उनका पूरा नाम था, और मुनीर बेग थे, मतलब बहुत लोकल लेवल पे। कोई अकबर अली था, कोई अहमद अली था, ऐसे ही आपका ये बिसारत खान थे, और शहजादा मोहम्मद आजम थे। मतलब लोकल लेवल के लीडर्स थे, इनका आपने इंडिया में नाम नहीं सुना, लेकिन आपकी छोटी छोटी रियासतों को संभाल रहे थे, और कम से कम कोशिश तो कर ही रहे थे लड़ने की। आज़ाद हुए नहीं हुए हम उनसे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ होती है कि इनके अंदर कम से कम इतनी हिम्मत तो थी कि अंग्रेज़ों से ये पंगे मोल ले सकें। जैसे धानु सिंह हैं, या इमाम अली कलंदर जो हैं, बहुत सारे इस तरह के लोकल लेवल के लीडर्स हैं। पेपर में बहुत सारों के नाम आ जाते हैं, मिलान करो में, इसलिए डिटेल से हर एक को पढ़ लेंगे, ठीक है। 57 की क्रांति और हरियाणा राज्य। 57 की महान क्रांति और हरियाणा, हमारा क्या योगदान था? हम तो यूपी की तरफ से इसमें लड़ने आए थे, लेकिन हम चाहते थे कि अंग्रेजों का ये राजपाट खत्म हो जाए, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखें। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होने से पहले अंबाला की 60वीं हमारी एक बटालियन थी, देशी पलटन ने बगावत कर दी। तो हमने अपने यहाँ अंबाला में बगावत कर दी। इसी दिन दोपहर में अंबाला की 5वीं पलटन ने भी विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों को पहले ही पता था, उन्होंने दबा दिया। अंग्रेजी पलटनों ने इन दोनों विद्रोहों का अंबाला में विद्रोह की अग्नि फूटने से पहले दमन कर दिया। यानी आपका गुस्सा निकला भी नहीं था विद्रोहियों का, उससे पहले इनका दमन कर दिया, ठीक है। ऐसा कैसे हो पाता है जानते हो? क्योंकि सेना में 2:5 का अनुपात था, यानी 5 अगर आपके हैं इंडियन, तो 2 अंग्रेज भी हैं। तो अंग्रेज जो है, आप देखने में लग रहा है 5-2 का क्या अनुपात, लेकिन सारे इंडियन भी तो आपके साथ नहीं थे ना। बहुत सारे इंडियंस तो अपनी नौकरी के चक्कर में थे, और 5 सारे 5 आपके नहीं थे, कई बार तो 2 या 1 का भी अनुपात रह गया था, ठीक है। 10 मई 57 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की ज्वाला 13 मई 57 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई। विद्रोही सैनिकों का मुकाबला गुड़गांव के तत्कालीन कलेक्टर थे विलियम फोर्ड, उनके टाइम में जो कलेक्टर थे, मतलब डीसी विलियम फोर्ड से हुआ। अंततः फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। 300 सैनिकों की टुकड़ी थी, मेरठ से चल के दिल्ली गई, फिर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ निकले। तो विलियम फोर्ड गुड़गांव में, फिर बिजवासन से इसको भागना पड़ा। 17 जून, यानी ये मई जून का टाइम चल रहा है, 57 को ऊधा नामक गांव हिसार में, आपके गांव में देखो लोगों ने क्या किया। नवाब नूर मोहम्मद खां, ये नवाब था, इस रियासत थी ना ये, और अंग्रेजों में झड़प हुई। नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, डर बैठाने के लिए। जैसे नवाब की लोग कितनी रिस्पेक्ट करते होंगे, और नवाब को सरेआम फांसी, तो लोग डरते थे कि अगर क्रांति हमने कोशिश की तो ऐसी फांसी पे हमें चढ़ना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े लीडर्स पकड़े गए ना, सबको खुलेआम सरेआम फांसी पे लटकाया गया। सरेआम फांसी से क्या होता है, मन में दहशत बैठ जाती है, डर लगता है। भाई आदमी डेड बॉडी, एक आदमी जिंदा था और उसको फांसी पे लटका दिया, तो सबके मन में एक दहशत बैठाने के लिए कि दोबारा क्रांति के बारे में मन में ले मत आना। ये नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। तो सोचो हिसार की तरफ, मैंने क्या बताया, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, यही तो मेन थे ना। यहाँ देखो लोगों को डराने के लिए नवाब को फांसी पे लटका दिया, फांसी दे दी गई। हिसार, हांसी और सिरसा, ये 3 है। ये है हिसार, हांसी और सिरसा, SHH। इनमें लाइट इन्फेंट्री थी। जैसे एक होती है मेन सेना, एक होती है लाइट इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री क्या होती है? आगे जो चलती है, जो मेन सेना को सेफ रखती है। लाइट इन्फेंट्री के सैनिक जो होते हैं, वो उनकी जान उतनी कीमती नहीं होती जितनी मेन सेना की। तो सेना की सेफ्टी के लिए जो आगे पलटन चलती है, उसे लाइट इन्फेंट्री कहा जाता है। इसने भी बगावत कर दी। कहाँ कहाँ? HHS या SHH, तो सिरसा, हिसार और हांसी, यहाँ लाइट इन्फेंट्री ने। अंबाला में तो मेन ने की, ये लाइट इन्फेंट्री। तो हांसी, हिसार, सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री जो सेना का बचाव करने के लिए आगे चलती है, ने भी विद्रोह कर दिया। तो पूछेंगे लाइट इन्फेंट्री ने कहाँ बगावत की, तो आप याद रखना HHS, हिसार, हांसी और सिरसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए जुलाई, अब देखो मई से जून जुलाई, यानी 1-2 महीने हमारा अधिकार रहा। 57 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कोर्टलैंड, अभी विलियम फोर्ड पढ़ रहे थे आप गुड़गांव में, अब आप हिसार में पढ़ रहे हैं कोर्टलैंड। अभी मैंने नाम लिखे थे ना, शावर्स, कोर्टलैंड, फोर्ड, ये वही है। तो ये कोर्टलैंड के नेतृत्व में हिसार में दबाने के लिए क्रांति को, कि क्रांतिकारियों को दबाओ और इनको पीटो और फांसी दो, तो कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना आई। 57 की क्रांति में बल्लभगढ़ नाहर सिंह के अंतिम राजा नाहर सिंह शहीद हुए। तो सोचो बल्लभगढ़ का जो राजा था वो भी शहीद हो गया, लड़ते लड़ते मारा गया। तो एक डर बैठता जाएगा ना। हिसार में देखो खुलेआम उसको, नवाब को फांसी दी गई, और फिर यहाँ इसको संभालने के लिए कौन आ गया? कोर्टलैंड आ गया। और लाइट इन्फेंट्री की बगावत की तो है, लेकिन उन सबको संभाल लेंगे अब ये लोग।
नाहर सिंह को ये शहीद हो गए। जयपुर राज्य, अब जयपुर राजस्थान का हिस्सा, अंग्रेज रेजिडेंट थे वहां मेजर ईडन। इसने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, पर हरियाणा के सोहना और तावड़ू के संघर्ष में उसे पराजित होना पड़ा। ये सोहना और तावड़ू, आज आप जानते हैं सोहना और तावड़ू मेवात और गुड़गांव के हिस्से में पड़ती हैं, रियासतें थी। तो एक जयपुर के भी जो रेजिडेंट थे अंग्रेज, उन्होंने सोचा इनको कुचलूं, लेकिन तावड़ू और मेवात के लोगों ने उनको सही रास्ता दिखाया, ठीक है, पराजित होना पड़ा। रोहतक पर, रोहतक था ना, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से, अंबाला में जो टुकड़ी चिक चिक कर रही थी उनको तो दबा दिया, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों के फेवर में भी तो थे, तो अंबाला से ही निकलती थी जितनी भी इन्फेंट्री थी। तो अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना, हडसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, हडसन, रोहतक को दबाने के लिए हडसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन किया, पहले जीता, रोहतक के सब लोगों को, जैसे किसान विसान थे, सबको मौत के घाट उतार दिया, और फिर रोहतक को बोला कि जींद की रियासत के साथ टच कर दे। टच तो था ही ऑलरेडी, जींद के राजा क्या थे, जींद वालों ने दगाबाजी की थी ना, बीआईसी का साथ दिया, तो बोले जींद को कि तू अगर हमारा साथ देगा ना, हमें जगह देगा, पनाह देगा, तो रोहतक जीतती, रोहतक तेरा ही तो है, फिर तू कमाना यहाँ से आराम से, हमें तो बस टैक्स चाहिए। और रोहतक से कमाने के चक्कर में, लालच में आके, जींद वाले ने रोहतक पे अटैक करने के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार करके दिया इन अंग्रेजों को। तो देख लो ऐसे कितना हमसे हमें लड़वा के फायदा उठा रहे हैं। तो हडसन के नेतृत्व में भेजी, हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया। जींद क्यों? क्योंकि जींद उसके साथ बड़ा अच्छा दोस्ती निभा रहा था। 57 की क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली, बल्लभगढ़ के अंतिम शासक नाहर सिंह और पटौदी के अकबर अली थे। दो अहीर भाई मैंने आपको नाम बताए, राव तुलाराम जी और गोपाल देव जी। नारनौल, रेवाड़ी के राव तुलाराम और गोपाल देव आदि शामिल थे। अभी आपको लगेगा इतने नाम याद कैसे होंगे, सब याद होगा, मैंने टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने आप याद करा दूंगी। फर्रुख नगर का कौन है, पटौदी का कौन है, और नवाब ये अपने अहीर भाई कौन है, ये सब याद हो जाएंगे थोड़ी देर में। अभी सिर्फ दोबारा सुन लो, फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह जिनको फांसी दी गई, शहीद हुए थे जो, पटौदी के अकबर अली, अहीर भाई दोनों भाई, एक गोपाल देव और एक तुलाराम, ठीक है। राव तुलाराम की स्मृति में 23 सितंबर 57 को, क्योंकि चले गए, एक्सपायरी 58 में हुए, को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हरियाणा शहीदी दिवस। दिल्ली के 300 सैनिक 13 मई 1857 को गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए गए। विलियम फोर्ड, गुड़गांव में था ना, ने बिजवासन, ये बिजवासन, बिजवासन दिल्ली में है, नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को रोकना चाहा, पर वो असफल रहा। तो फोर्ड ने कहाँ काम किया था, फोर्ड ने काम किया था गुड़गांव में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। विलियम फोर्ड गुड़गांव छोड़कर मथुरा, भोंडसी, सिलानी और पलवल से होते हुए भाग गया। तो फोर्ड गुड़गांव में काम नहीं कर पाया, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गया। नेक्स्ट देखें, जून के मध्य में, देखो मई जून चल रहा है, जून के मध्य में जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेज, मेजर WF ईडन, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना गुड़गांव के विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ आई। क्योंकि गुड़गांव में से कौन भाग गया था, विलियम फोर्ड, वो काम नहीं कर पाया, तो गुड़गांव तो लगातार अगर उभरता जाएगा तो परेशानी करेगा ना, तो फिर कहा कि अगर विलियम फोर्ड भाग गया, अंग्रेज कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम जयपुर के आसपास से भेज देंगे। तो जयपुर से एक आदमी आया ईडन, कि यहाँ का विद्रोह हम दबाएंगे। 57 की क्रांति के दौरान WF ईडन के बहुत से जो राजपूत, अब ये कहाँ से आया है, राजस्थान से, राजस्थान में राजपूती खून बहता है, जो कि अपनी मिट्टी पे मरने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। तो आया सेना लेके, सेना ने देखा अरे ये तो हमारे सगे भाई बंधुओं को मार रहे हैं, तो वो सैनिक हमारी तरफ से लड़ पड़े, लेकिन आधे, पूरे नहीं। तो ईडन के बहुत से राजपूत सैनिक देशभक्त बन गए हमारे लिए, और एक ऊंचे अधिकारी ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में खुले विद्रोह के लिए तैयार हो गए, यानी पासा पलट गए। भाई कंट्रोल करने आया था एक आदमी कि गुड़गांव से चलो, अगर फोर्ड को भागना पड़ा कोई बात नहीं, बड़ी सेना लेके मैं चलता हूँ। ये जयपुर से आया, इस जयपुर की सेना में भाई बहुत सारे राजपूती लड़के थे, तो उन्होंने देखा अरे ये तो गुड़गांव वाले तो हमारे ही सगे हैं, और ये तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इनकी तरफ, इनको मारेंगे नहीं, और वो जाके उस तरफ खड़े हो गए, ठीक है। तो ये ठाकुर शिवनाथ सिंह एक छोटे से आदमी थे, लीडर थे, लेकिन इन्होंने उनको तैयार कर लिया। एक रात मेजर ईडन पर एक घातक किंतु असफल आक्रमण भी हुआ, मरा नहीं ये ईडन, ईडन बच गया। रोहतक जिले में भी मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की आग भड़क उठी। रोहतक में तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे थे, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में, हांसी में, अभी गुड़गांव का भी भाग गया है, ठीक है। तो वहां भी, कहाँ, रोहतक में भी आग भड़क उठी। रोहतक जिले में क्रांति का श्री गणेश साहसी रांगड़ों ने किया, रांगड़ जो कि मुसलमान थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की।
रोहतक की क्रांति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला की भारतीय स्थल सेना को भेजा, एक टुकड़ी को, लेकिन इस सेना ने विद्रोह दबाने की बजाय स्वयं खुला विद्रोह कर दिया। ये भी तो अंग्रेज फंसने का काम था। अंग्रेज सेना भेजते कि जाओ वहां दबा के आओ, वो सेना वहां जाती, उनसे बात करती और उनके फेवर में हो जाती। अभी इसका आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, सिंघू बॉर्डर पे जो ये किसान पड़े हैं, आपने देखा शुरुआती दौर में जब सेना बुलाई गई और दिल्ली पुलिस वाले, तो दिल्ली पुलिस वाले उनको खाना खिला रहे थे और वो दिल्ली पुलिस वालों को पानी पिला रहे थे कि भाई सेना आई है, फौज आई है, लेकिन ये हमारे भैया किसान कहीं बाहर से थोड़ी आए, किसान तुम्हारे मेरे घर के ही तो हैं। तो किसानों के प्रति उनके मन में अपने आप ही एक प्यार, एक अटैचमेंट थी। सेम ऐसा 57 की क्रांति में हुआ। लड़ने के लिए अंबाला से आए कि उनको दबा के आएंगे क्रांतिकारियों को, लेकिन यहाँ आके देखा यार क्रांतिकारी अपने ही तो सगे हैं, और किसके खिलाफ क्रांति कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ, जो हमें वैसे भी कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो फिर इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा हम तो इनकी नौकरी जाए भाड़ में, और हम तो इनके खिलाफ खुले में संघर्ष करेंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे। ये वही घटनाएं हैं, ठीक है। इस सेना ने विद्रोह दबाने की बजाय स्वयं खुला विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने दूसरे सप्ताह में, अब एक बहुत बड़ा आदमी है लेफ्टिनेंट हडसन, हडसन बड़ा चालाक टाइप का आदमी था, इसके नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता, पहले तो मुट्ठी भर आ रहे थे, अब हडसन बहुत ज्यादा सैनिक लेकर आया, रोहतक भेजा। सबसे पहले खरखौदा, जो आपके सोनीपत में पड़ता है अब, नामक स्थान पर सूबेदार विरासत अली, ये बिसारत है, विरासत लिखा है ना, ये बिसारत भी यही है, अली के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना का प्रबल विरोध किया। तो रोहतक में जिनको भेजा वो उनके एंटी हो गए अंग्रेजों के। तो फिर हडसन के नेतृत्व में बोले बड़ी सेना लेके जाओ। अब खरखौदा की तरफ वो जो आए, तो खरखौदा की तरफ यहाँ बिसारत अली ने कोशिश की कि इनको रोकने की, लेकिन बात बनेगी नहीं अभी, ठीक है। हिसार जिले में क्रांति की शुरुआत मई के तीसरे सप्ताह में हिसार, हांसी और सिरसा, तो हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक दस्तों ने, कि हमने अभी पढ़ा था ये HHS ने ना, लाइट इन्फेंट्री। हिसार जिले में क्रांतिकारियों का नेतृत्व भट्टू के सहायक पेट्रोल अधिकारी थे शहजादा मोहम्मद आजिम, बहुत इंपॉर्टेंट। हिसार में शहजादा मोहम्मद आजिम नेतृत्व कर रहे थे, बड़ा था हिसार। हिसार में विद्रोहियों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना फिरोजपुर यूपी के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में भेजी। अब देखो हडसन अभी आपने पढ़ा, ईडन आपने पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं कोर्टलैंड। हिसार को संभालने के लिए कोर्टलैंड आया, रोहतक को संभालने के लिए हडसन आया, गुड़गांव के लिए फोर्ड को भेजा था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये 3-4 नाम हैं जो बार बार आते हैं, कोर्टलैंड है, हडसन है, और क्या पढ़ा हमने, फोर्ड है। ये 3 बड़े, गुड़गांव का, रोहतक का और आपका हिसार का। 17 जून 1857 को रानिया का नवाब, इसको फांसी दी जाएगी, ये लड़ेगा इसको फांसी, ये पहली फांसी होगी मतलब बड़े लेवल पर रानिया के नवाब को। तो 57 जून को रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान ने ऊधा नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। अच्छी तरह लड़े ये लोग, लेकिन फिर भी अंग्रेज कुछ गद्दार लोग थे ना, उनके कारण जीत जाते थे। नूर मोहम्मद खान किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन लुधियाना के समीप, अब लुधियाना समझ जाओ पंजाब, और पंजाब के लोग तो एंटी थे, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे, उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा था कि अरे इनका साथ क्यों दे रहे हो, इन्होंने तुम्हारे गुरु मारे थे, मान भूल गए तुम लोग, और ये पकड़े जाए ना कहीं आए तो हमें बता देना। तो देखो क्या हुआ, लुधियाना के समीप पकड़ा गया, अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया। तो रानिया रियासत का था ये नूर मोहम्मद खां, इसने कोशिश की थी उनसे लड़ने की, लेकिन फिर ये पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया। नूर मोहम्मद खां इंपॉर्टेंट है ये। जून 1857 को अंग्रेजी सेना ने चतरावन, यहाँ गांव के लोग, गांव पे अटैक कर दिया ताकि लोगों को डरा सके, दहशत बिठा सके। अब गांव के लोग क्या करते, क्रांतिकारियों को ना पनाह देते, मान लो क्रांतिकारी किसी कारण भागना पड़ गया, तो वो जाके कहीं छुप जाए, उनको खाना दे दें, उनको हथियार दे दें, उनको 2-4 दिन अपनी सेफ्टी में रख लें, गाँव के लोग करते थे। तो अंग्रेज गुस्से में गाँव के गाँव उजाड़ रहे थे कि किसी भी गाँव में घुसते, तहस नहस मारकाट मचाते, लोगों को बिना बात मारते, और इस तरह से उनके मन में एक दहशत, एक डर कि अगर हमने क्रांतिकारियों को अपने यहाँ पनाह दी तो अंग्रेज हमारे गाँव को खत्म कर देंगे। उसी सीरीज में है ये। अंग्रेजी सेना ने चतरावन नामक गांव पर हमला किया। अब देखो गांव पे अटैक कर रहे हैं। चतरावन गांव के निवासियों ने एक अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड और उसके साले का कत्ल कर दिया। तो गांव के लोग बड़े गुस्से में, हम हमसे क्यों पंगे ले रहे हो, हमने क्या किया, हम तो तुम्हारे एंटी भी नहीं थे। तो गांव के निवासी उससे लड़े, और जो आया था ना उसको और उसके साले को ने अंग्रेजों को मार डाला। लेकिन फिर ये मत सोचना कि गांव को छोड़ देंगे, फिर ये गांव को ये ना अपना
जीटी रोड पे एक देवीलाल पार्क पड़ता है सोनीपत में ही। वहां अगर कभी किसी को जाने का मौका मिले तो वहां पे ना एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, उस पे लिखा हुआ है साइड में ये कि उस पत्थर को 57 की क्रांति में किसी गांव के विद्रोह किया था लोगों ने। तो उस पत्थर से कहते हैं बहुत भारी भरकम पत्थर, उस पे अभी भी ना ब्लड के निशान है, लाल लाल सा, पूरा अजीब सा रंग है उसका, इतने साल बीत गए। तो कहते हैं उस पत्थर का यूज किया था, लोगों को लिटाया गया नीचे, और पत्थर उनके ऊपर से जैसे कुछ गाड़ी वाड़ी में बांध के उनके ऊपर से वो पत्थर ऐसे जैसे शरीर को पीसता हुआ निकल जाए, तो बिल्कुल लाल रंग आज भी एज इट इज है उस पत्थर के ऊपर। मतलब ऐसी भयानक तरीके से ये लोग इंडियंस के मन में डर बैठाते थे, दहशत, कि आगे हम सोच ना पाए कभी कि हम क्रांति करेंगे या इनके खिलाफ कुछ करेंगे। तो इस तरह से एक ये था हिलार्ड नाम का आदमी। 19 जून 57 को अंग्रेजी सेना ने खिरका गांव पर आक्रमण किया, तो गांव पे आक्रमण करने लग गए। फिर जुलाई 57 को वॉन कोर्टलैंड, कोर्टलैंड पढ़ा था ना, अपनी सेना के साथ हिसार पहुंचा, हिसार में गया था कोर्टलैंड। पानीपत और थानेसर में यमुना के किनारों पर बसे गुजरों ने, कैथल, असंध, जलमाना के जाटों ने, कोल, पीपली, अमीन के रोड़ों ने, ये इन लोगों ने अटैक किए। कुरुक्षेत्र के सैनियों ने और लाडवा के सिख और अन्य जातियों ने अंग्रेजों की व्यवस्था को अपने क्षेत्रों से पूरी तरह नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आम जनता एक्टिव नहीं थी, देखो आम जनता ने कहाँ कहाँ, भाई लाडवा में, कुरुक्षेत्र के इलाके में, थानेसर में, हर जगह लोग लड़े भी हैं। ऐसा नहीं कि चतरावन की तरह अटैक किया और आराम से बैठे रहे, नहीं, लोगों ने भगा दिया अंग्रेजों को, लोकल लेवल के लोगों ने भी, तो पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन बात ये थी ना कितने दिन चला वो। पानीपत के समीप अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति जनरल एंसन मारा गया। बल्ला नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंततः कप्तान ह्यू रोज को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। पटियाला, देखो ये वो गद्दार जिन्होंने गड़बड़ की उस टाइम पे, यहाँ के रियासत के राजाओं ने, जनता अच्छी थी, राजा गड़बड़ के थे। पटियाला, नाभा और जींद की रियासतों की विशेष सहायता प्राप्त होने के कारण अंबाला के अंग्रेज प्रशासकों ने इस जिले में कोई विशेष गड़बड़ नहीं होने दी। यानी जो अंबाला के आसपास का इलाका था, एक तो वहां अंग्रेजों की सेना थी तो वहां गड़बड़ नहीं हो पाई ज्यादा, और एक जींद, नाभा, पटियाला, ये बड़ी रियासतें थी जो किसको पैर जमाने में मदद कर रही थी, अंग्रेजों को। और इनके एरिया में अगर कोई छिपता क्रांतिकारी भागता तो ये तुरंत से उसको हवाले कर देते बीईआई से कि इसको पकड़ो और मारो। यानी इन तीनों ने बड़े स्तर पे किसका साथ दिया, बीईआई का, जबकि देना था इंडिया का। ठीक है, अंबाला को छोड़कर शेष समस्त हरियाणा मई के अंत तक अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। आप देखो 10 मई 13 मई को तो आप कोशिश कर रहे थे और लगभग आपने हरियाणा को मुक्त करा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 5-7 दिन में ही मुक्ति हमारी खत्म हो गई, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं आ गई यूपी, फिरोजपुर से और मेरठ से। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। इसके बाद यहाँ के स्थानीय नेताओं और जनता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करके उनके आदेशों के अनुसार यहाँ का प्रशासन चलाया। लेकिन कितने दिन, क्योंकि 1858 के सितंबर में तो दिल्ली पर भी अंग्रेजों का राज हो गया, फिर हरियाणा कहाँ बचना था। और हरियाणा के बड़े बड़े जो लीडर्स थे ना लोकल लेवल के, इनको इतनी बुरी तरह से दिल्ली में सरेआम फांसी दी गई ताकि लोग बगावत करने से डरने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पेपर में आता है, हर बार, और ये याद नहीं होता। 57 की महान क्रांति के प्रमुख नेता, 57 की क्रांति के ये वो लीडर्स हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, जिनका नाम कहीं किताबों में नहीं है सच है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में दर्ज है। ठीक है, दिल्ली तो मेन था ही। बहादुर शाह जफर मुख्य नेता, और जो मुगलों का अंतिम, जिसको आप कह सकते हैं भाई कमान संभालने वाला। इसके बाद तो फिर इनकी मुगलई जो रियासत थी वो सारी तो अंग्रेजों ने हड़प ली ना, महारानी ब्रिटेन के अंडर आ गया सब कुछ, चाहे लाल किला हो और चाहे ताजमहल हो। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह मुख्य नेता थे मुगलों के। सोनीपत में कोई ऐसे अलग से बड़ा लीडर नहीं है, गुड़गांव में कोई बड़ा लीडर नहीं है, जनता वहां काम कर रही थी, सैनिक काम कर रहे थे। मेवात में एक लीडर था सदरुद्दीन, किसान था सदरुद्दीन, इसने अंग्रेजों का सामना किया, सदरुद्दीन मेवात में। ठीक है, अहीरवाल का क्षेत्र, यानी वही मैंने बताया भाई जो दो थे, तुलाराम मुख्य सामंत थे ये, और तुलाराम, राव तुलाराम और इनका भाई गोपाल देव। तुलाराम जी ही 23 सितंबर को 1858 में अफगानिस्तान काबुल में इनकी डेथ हुई थी, और इसलिए हम इस दिन शहीदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अहीरवाल में तुलाराम, पलवल में गफूर अली था व्यापारी, और हरसुख राय था किसान। ये देखो हर वर्ग का आदमी लड़ रहा था, किसान भी, सैनिक भी, व्यापारी भी, आम गांव के लोग भी, सब कोशिश में थे, बस यूनिटी की कमी थी, मैसेज उतनी जल्दी कन्वे नहीं हो पाते थे। तो पलवल में गफूर अली और हरसुख राय
फरीदाबाद में धानु सिंह था किसान, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह था, फर्रुखनगर में अहमद अली था और गुलाम मोहम्मद था, वो सरकारी कर्मचारी अंग्रेजों की सरकार में। पटौदी में अकबर अली था मुख्य सामंत। पानीपत में इमाम अली कलंदर मौलवी था, ये मौलवी जो इस्लाम धर्म की शिक्षा दीक्षा देते हैं। करनाल जलमाना में जनता देख रही थी, कोई किसी के अंडर नहीं था ये। थानेसर लाडवा भी जनता देख रही थी। रोहतक में उस टाइम पड़ता था खरखौदा, तब सोनीपत से अलग था ये। तो खरखौदा में बिसारत अली था, किसान था। और सांपला में साबर खान था, दुजाना में हसन अली था, दादरी में बहादुर जंग था, झज्जर में अब्दुर रहमान और अब्दुल सम्मद, दो आदमी थे, एक सामंत था और एक झज्जर नवाब का जनरल था अब्दुल सम्मद। हिसार में भट्टू पड़ता था, भट्टू का मोहम्मद आजम था, शहजादा मोहम्मद आजम जो हम पढ़ रहे थे, जिसको फांसी दी गई थी, शहजादा मोहम्मद आजम को। हिसार के इलाके में था ना, हांसी को संभाल रहे थे हुकुम चंद जैन, हुकुम चंद जैन को अंतिम फांसी दी गई थी। ठीक है। रानिया नूर मोहम्मद खान, फर्स्ट फांसी दी तो बहुतों को गई फांसी, अगर फर्स्ट पूछे तो रानिया वाले को और लास्ट पूछे तो हुकुम चंद जैन, और एक इनके साथ था मुनीर बेग, ये दो थे, हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग, इन दोनों को अंतिम फांसी दी गई। पहली फांसी रानिया रियासत के जिन्होंने विद्रोह किया था, इनका नाम था नूर मोहम्मद खान। ठीक है। इसके बाद लोहारू के अमीनुद्दीन थे। अंबाला में कोई ऐसा नहीं था क्योंकि अंबाला में सेना का कंट्रोल था, और जींद नाभा पटियाला में तो कोई होगा ही नहीं। रोपड़ में पंजाब में मोहन सिंह थे, लेकिन ये उतना काम नहीं कर पाए। जगाधरी में भी कोई बड़ा लीडर नहीं था। ठीक है। ये पेपर में आएंगे ना, बहुत दुखी करते हैं, याद ही नहीं होते। ये हैं आसान, अगर ध्यान से इनको कोशिश करोगे तो सीख लोगे। दिल्ली याद रह जाएगा ना, सबसे बड़ी भाई मेन जो इलाका था, बहादुर शाह जफर जिसका हेड था, और ये मुगलों का अंतिम था। इसके बाद तो मुगलों की रियासतों पे कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। तो सोनीपत में कोई नहीं, गुड़गांव में कोई नहीं, मेवात में सदरुद्दीन है, याद करना पड़ेगा, मेवात में सदरुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट है अहीरवाल, अहीर आप जानते हैं राव तुलाराम और गोपाल देव हैं। नेक्स्ट है पलवल, इसको भूल जाओगे, इसको याद करना, पल, पल मतलब सेकंड। एक पल में हर सुख जो आपको सुख मिले हैं वो फुर हो जाएंगे अगर पढ़ोगे नहीं तो, ऐसे ही याद कर लो। एक पल में हर सुख जो तुम्हें मिला है, तुम खाना खा रहे हो आराम से, तुम्हें अच्छा फोन मिला हुआ है, तुम बैठ के क्लास देख रहे हो, तुम्हारे पास किताबें हैं, कॉपी है, ये सब सुख हैं। अगर फील करो तो ये सब सुख फुर हो जाएंगे अगर तुमने पल में, अब नहीं समझी ये बात कि मेहनत करनी है, तो पल वल में गफूर फुर हो जाएंगे, हर सुख फुर हो जाएगा एक पल में अगर तुम पढ़े नहीं तो। ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो। फरीदाबाद में जनसंख्या ज्यादा है ना, धान खाते हैं, ऐसे याद कर लो। फरीदाबाद की जनसंख्या धान खाती है, धानु सिंह। फरीदाबाद जनसंख्या ज्यादा, धान खाती है, धानु सिंह। बल्लभगढ़ तो फेमस है, नाहर सिंह इनका किला भी है, बल्लभगढ़ नाहर सिंह। ये देखो ध्यान से देखना, फर्रुखनगर और पटौदी, फर्रुखनगर और पटौदी। आपने क ख ग मैंने हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी आपको, 9-10 क्लासेस लेके बताया था बेसिक। प फ ब भ म, ओष्ठ में था ना प, पहले प आता है, तो पहले पटौदी फिर फर्रुखनगर याद करेंगे। पटौदी में देखो अकबर और फर्रुखनगर में अहमद। प फ पहले प आता है, दोनों में अ है, पहले क और बाद में ह आता है, क्योंकि एक जैसे हैं याद नहीं आएंगे। तो पहले प आएगा या फ, तो पटौदी आएगा, फिर फर्रुखनगर, और पहले अहमद आएगा या अकबर, तो दोनों में अ है। अगला अक्षर देखें तो अकबर पहले आएगा, यानी पटौदी में अकबर अली होगा और फर्रुखनगर में अहमद अली होगा। ठीक है। बाद में ये भूल जाओगे, इसलिए ऐसे ही याद करना, प फ पटौदी में कौन होगा, अकबर अली, और फ फर्रुखनगर में दूसरा अहमद अली। ठीक है। धानु, कहाँ के लोग ज्यादा धान खा जाते हैं, फरीदाबाद के, जनसंख्या ज्यादा है ना, धानु। नाहर सिंह कहाँ के हैं, बल्लभगढ़ के। राव तुलाराम कहाँ के हैं, गोपाल देव उनके भाई, अहीर बंधु जिनको कहते हैं, अहीरवाल क्षेत्र के। ठीक है। याद करने हैं ये, बार बार सुन सुन के, पढ़ पढ़ के दोबारा देख लो। दिल्ली तो है ही बहादुर शाह की, सोनीपत में कोई नहीं, गुड़गांव तो अपने आप जनता लड़ रही थी। मेवात में सदरुद्दीन है, सदरुद्दीन। अहीरवाल में तुलाराम। पल में तुम्हारा हर सुख फुर हो सकता है, हर सुख फुर हो जाएगा, तो गफूर और हर सुख, ये देखो ये रहे, गफूर और हर सुख, पल में अगर नहीं पढ़े। फरीदाबाद बहुत ज्यादा जनसंख्या धान खाती है, धानु सिंह। बल्लभगढ़ में नाहर सिंह। फर्रुखनगर पटौदी प फ, तो प में आना चाहिए अकबर और फ में आना चाहिए अहमद। देख लो, अहमद अली, अकबर अली, अली अली है, गलती हो जाएगी, इसलिए प फ याद करना, प फ ब भ म, तो पहले अकबर फिर अहमद। ठीक है। एक गुलाम मोहम्मद भी याद कर लेंगे, फर्रुखनगर में गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट है पानीपत, एक इमाम था ना ये, मौलवी इमाम अली
मोहम्मद भी कई बार आगे लिख देते हैं इसके, मोहम्मद इमाम अली कलंदर, ये मौलवी साहब थे जो लोगों को दीक्षा दिया करते थे अपने धर्म की। तो पानीपत को संभाला इमाम अली कलंदर, मौलवी थे ये, इमाम अली कलंदर पानीपत। आप जानते हैं पानीपत में मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा थी। करनाल जलमाना थाने से लड़ा, जनता अपने आप देख रही थी अंग्रेजों को। खरखौदा, खरखौदा बिसारत अली किसान थे और भूतपूर्व रिसालदार थे। खरखौदा में बिसारत, खरखौदा, ये किसी ने बहुत मेहनत की। आजकल आप जानते भी होंगे खरखौदा में आईएमटी बनने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे हाईवेज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। जो लोग खरखौदा जाते हैं उनको पता भी होगा, सोनीपत के पास पड़ता है खरखौदा। और अब खरखौदा आने वाले 5-7 सालों में बहुत एडवांस होने वाला है, क्योंकि उसकी सारी कनेक्टिविटी बना दी गई है। बहुत बढ़िया और बड़े बड़े रोड्स बनाए जा रहे हैं, केएमपी से उसको जोड़ा जा रहा है और नेशनल हाईवे उसी के पास से गुजर रहा है। तो अब आने वाले टाइम में खरखौदा बहुत बढ़िया होगा। खरखौदा बिसारत अली, बिसारत, बिसार दिया, बिसार मतलब बुरा भला कहना। खरखौदा को लोग पहले कहते हैं पिछड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, एससी सीट है वहां, लेकिन आप देखना लोग बिसराते रह गए और खरखौदा ग्रोथ कर गया। तो खरखौदा बिसारत अली, खरखौदा। सांपला सा से साबर, सांपला साबर। दुजाना, दो जने हो, दो जने हो झज्जर में पड़ता है ये, आज पहले रोहतक में था, मतलब ये बड़ी बेल्ट थी ना उस टाइम पर। दो जने हो तो खूब हंसते हैं। दुजाना हसन, दुजाना हसन। साबर कहाँ का था? साबर सांपला का। खरखौदा बिसराते थे लोग, अब लोग कहते हैं वहां प्रॉपर्टी खरीद लो, बहुत एडवांस आएगा। तो खरखौदा बिसारत, सांपला सा से साबर। दो जने हो तो हसन, हंसने से नहीं बंद होते, हसन, ठीक है। दादरी, दा दादरी, बहादुर, देखो दुर इसमें दिखेगा, दुर, द र, बहादुर। दादरी को बहादुर जंग ने संभाला। दादरी बहादुर, दुर दुर, दरी और दुर एक जैसे हैं। झज्जर में डबल ज है ना, इसलिए देखो अब्दुर, इसमें र र, ये भी र ये भी र, इसमें देखो अब्दुर सम्मद में डबल स। ये झज्जर में डबल ज है तो डबल जैसे नाम आएंगे। अब्दुर, ये र का डबल हो गया और ये डबल स। तो अब्दुर रहमान और अब्दुर सम्मद ये दोनों झज्जर में हैं। झज्जर में डबल ज है, अब्दुर रहमान, अब्दुर सम्मद, डबल र डबल स डबल ज, ठीक है। झज्जर, अब्दुर रहमान, अब्दुर सम्मद, झज्जर। दादरी में बहादुर, दरी दुर। दुजाना, दो जने हंसने से बंद नहीं होते, हसन। सांपला सा सा साबर। खरखौदा पहले लोग बिसराते थे, अब लोग कहते हैं वहां बहुत प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे ना तब याद होंगे। थानेसर जलमाना करनाल में कोई नहीं, जनता अपने आप। पानीपत में मौलवी साहब थे, क्या नाम था? इमाम अली कलंदर इनका नाम। प फ, पहले अकबर, प फिर अहमद, देख लो। बल्लभगढ़ में नाहर, फरीदाबाद में लोग धान ज्यादा खाते हैं। पल में गायब हो जाएगा हर सुख गफूर, फुर हो जाएगा हर सुख गफूर। अहीरवाल में तुला भाई थे ही वो तुलाराम, और मेवात में कौन थे? सदरुद्दीन, ये आप याद कर ही सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसान है, वरना बहुत मुश्किल है, याद नहीं होते ये, खूब आते हैं। और ये दो जन हो तो हंसते रहेंगे। दादरी दुर, झज्जर में डबल ज है तो अब्दुर सम्मद और अब्दुर रहमान, 2 लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट है भट्टू मोहम्मद आजम, याद भी करना पड़ेगा, मोहम्मद आजम, भट्टू मोहम्मद आजम, ठीक है। हांसी में ह हुकुमचंद, हुकुमचंद जैन को लास्ट फांसी हुई थी और मुनीर बेग को, इन्हीं का साथ था वो। हांसी ह हुकुमचंद, हुक्म लिखा है, हुकुम एक ही आदमी है। ह रानिया नूर मोहम्मद खान, रानिया की पहली फांसी थी ना और हांसी वालों की लास्ट फांसी थी। तो रानिया, रानी के चेहरे पे नूर होता है, नूर मतलब ब्यूटी, ग्रेस, तो रानी के चेहरे पे क्या होता है? नूर, तो नूर मोहम्मद खान। और हांसी ह से है तो हुकुमचंद जैन, ठीक है। लोहारू अमीनुद्दीन, याद करना पड़ेगा, भट्टू भी याद करना, लोहारू भी याद करना, जैसे तुमने वो याद किया था ना मेवात वाला, ऐसे ही। लोहारू अमीनुद्दीन, ठीक है। भट्टू का मोहम्मद आजम, हांसी का ह से हुकुमचंद जैन, रानी के चेहरे पे होता है नूर, तो नूर मोहम्मद खान। अंबाला में तो होना ही नहीं था क्योंकि अंबाला में उनकी चलती थी। रोपड़ में मोहन सिंह था, रोपड़ मोहन सिंह, ठीक है। मोहन जोदड़ो के टाइम पे रोपड़ भी फेमस था ना, तो रोपड़ मोहन। फिर देखें, लोहारू अमीनुद्दीन, रानी के चेहरे पे नूर होगा, ह हुकुमचंद होगा, भट्टू का मोहम्मद आजम होगा, झज्जर में डबल जाए अब्दुर रहमान, अब्दुर सम्मद, दादरी बहादुर, दो जन होंगे तो हंसेंगे, हंसना बंद नहीं करेंगे, हसन। सांपला साबर, खरखौदा बिसारत, 4 में कुछ नहीं था। पानीपत में मौलवी साहब थे इमाम अली कलंदर, प में अकबर, फ में अहमद। बल्लभगढ़ में नाहर सिंह, फरीदाबाद में धानु सिंह, पल में सुख हो जाएगा फुर। अहीर में तुलाराम, मेवात में सदरुद्दीन, ठीक है। दिल्ली में ये 4-5 बार पढ़ोगे ना तब याद होंगे, ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोपड़ में मोहन सिंह।
चलिए, उम्मीद करती हूँ ये नाम थोड़े थोड़े तुम्हारी समझ में आ गए होंगे, अब पढ़ोगे तो फिर आसान दिखेंगे। 57 की क्रांति और रियासतें। तो हरियाणा में ना जब ये क्रांति हुई तो दो तरह की रियासतें थी, एक अंग्रेजों के फेवर में लड़ने वाली, जैसे कौन कौन, जींद, नाभा और पटियाला, और एक अंग्रेजों के एंटी लड़ने वाली। एंटी में कौन थे, ये हिसार, रोहतक, हांसी, जो पढ़ रहे थे तुम सारे, झज्जर, दुजाना, सब इनके एंटी थे। तो इस क्रांति के समय दो प्रकार की रियासतें, एक विद्रोह समर्थक थी जो विद्रोहियों का समर्थन कर रही थी कि आ जाओ जी हमारे यहाँ रेस्ट कर लो, आपको हम खाने को देंगे, आपको हम छिपाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। और दूसरी अंग्रेजों के समर्थक, अंग्रेजों को हाँ जी हमारे यहाँ गांव में छिपे हुए हैं, आप आके पकड़ लो, मार दो। तो ये अंग्रेज समर्थक। विद्रोह समर्थक कौन थी, जो हमारे साथ थी, इंडियंस के साथ, झज्जर। अब आपको लगभग आती मिलेंगी, झज्जर, फर्रुखनगर, बल्लभगढ़ जो ऊपर पढ़ के आए हो, मेवात, बहादुरगढ़, हांसी अभी पढ़े थे ना ये, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक, खरखोदा, हिसार, सारे तुम पढ़ के आए हो। इनके तो हमें लीडर्स भी याद है, दोबारा देख ले। झज्जर में डबल ज है तो अब्दुर रहमान और अब्दुल सम्मद, देखो नवाब अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद अपने आप सोच लेना। फर्रुख नगर में कौन था, नवाब अहमद अली, प फ पढ़े थे। पटौदी में अकबर था और यहाँ अहमद अली, तो देख लो फर्रुख नगर में अहमद अली। गुलाम खान दूसरा आदमी था। बल्लभगढ़ में कौन था, राजा नाहर सिंह जिसका किला भी है। मेवात में सदरुद्दीन तुम पढ़ के आए हो। बहादुर में बहादुर जंग, नाम ही देख लो ना, बहादुर बहादुर, ये दादरी में भी था। बहादुर जंग जो है ना, ये चरखी दादरी वाला इलाका, दादरी में भी यही था। बहादुर, दादरी पढ़ा था ना, दरी दुर, तो बहादुरगढ़ में और चरखी ये दादरी में बहादुर था, इसके तो नाम में छिपा है बहादुर बहादुर। दादरी में भी। हांसी में ह से हुकुमचंद, ये रहा लाला हुकुमचंद जैन और मुनीद बेग। अंतिम फांसी इन्हीं को हुई थी, हांसी वालों को। लाइट इन्फेंट्री भी थी ना हांसी में। रेवाड़ी में तुलाराम होंगे, राव तुलाराम और राव गोपाल देव। पानीपत में वो मौलवी साहब थे, मौलवी इमाम अली कलंदर। रोहतक, खरखौदा, खरखौदा में कौन था, वो बिसराते थे ना लोग पहले, लेकिन अब नहीं बिसराते खरखौदा को, बिसारत खान। और हिसार में कौन था, हिसार में शहजादा मोहम्मद आजम। हांसी में हुकुमचंद था और हिसार बड़ी एरिया में शहजादा मोहम्मद आजम था। यही तो फिर बाद में हिसार को छोड़ गए थे, फिर हिसार किसने कब्जा लिया था, अंग्रेजों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहजादा मोहम्मद आजम, ठीक है। शहजादा आजम भी लिख सकते हैं, मोहम्मद आजम भी, और शहजादा मोहम्मद आजम भी। अब हमें ये 10 के 10 याद होने चाहिए। झज्जर में डबल जा है, अब्दुल सम्मद, अब्दुल रहमान। फर्रुखनगर, प फ, पहले अकबर था फिर अहमद, यानी अहमद होगा। बल्लभगढ़ में कौन था, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह जिनका किला भी है, आज भी वो किला है। मेवात में कौन था, सदरुद्दीन। बहादुरगढ़ में बहादुर, और ये दादरी में भी था। हांसी में हुकुमचंद जैन और ये मुनीद बेग, दोनों को फांसी हुई। रेवाड़ी में राव होंगे, र, तो दोनों भाई। पानीपत में मौलवी साहब थे, इमाम अली कलंदर। खरखौदा में बिसारत थे। हिसार में कौन था, वो मोहम्मद आजम या शहजादा आजम या शहजादा मोहम्मद आजम, एक ही बात है, ठीक है। ये तो थे हमारे अपने, जो हम हमारे इसमें थे समर्थन में। ये अंग्रेज समर्थक जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को जानबूझ के फंसवाया, कोई मदद नहीं की इनकी, जानबूझ के उनका नाम बताते थे। पटौदी रियासत, सांपला, सांपला के कुछ हमारे साथ थे, जैसे साबर खान तुमने पढ़ा हुआ है, अकबर पढ़ा हुआ है, लेकिन मेन होता है ना कि भाई नवाब, देखो ये तो नवाब हैं, ये तो बेचारे छोटे नेता हैं, नेता की थोड़ी चलेगी, नवाब की चलेगी। नवाब प्रॉपर्टी पे जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ये सब दगाबाजी कर रहे थे हमारे अपने लोगों के साथ। और यहाँ भी कुछ लोग अपने देश के प्रति वफादार थे जिन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन वो पकड़े गए और मार दिए गए। पटौदी रियासत का मोहम्मद खान, ये अंग्रेजों का था, इनका हिस्ट्री में घटिया नाम है ये। और ये हैं वो लोग जिन्होंने कोशिश की थी। तो पटौदी, प फ, प से क्या था, अकबर अली था ना, हम पढ़ के आए थे। पहले अच्छे लोगों के नाम पढ़ ले, सांपला, साबर खां, सा। दुजाना, दो जन हो तो हंसते रहते हैं, हसन। छछरौली, स्थानीय नागरिक, कोई नाम नहीं। जींद, लोहरान, इनके कोई नाम नहीं। लेकिन याद करो, जींद तो बहुत घटिया निकला था उस टाइम पे, मतलब यहाँ का राजा, सब लोग नहीं, जनता बहुत अच्छी होती थी लेकिन राजा घटिया थे यहाँ के। तो ये वो हैं जिन्होंने दगाबाजी की। पटौदी, जींद, नाभा, पटियाला, दुजाना, छछरौली, सांपला। लेकिन इनमें विद्रोही नेता भी हैं। पटौदी में अकबर अली है, सांपला में साबर खान है, दुजाना में हसन अली है, छछरौली में कोई एक नहीं है, नागरिक है, ठीक है। ये हम सबके एंटी थे। 57 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, अब अपने सारे लीडर्स सुन लिए, इनको 2-3 बार किताबों से पढ़ लेना, बहुत आसान दिखेंगे फिर ये। जिसने ट्रिक समझी, धानु कहाँ जाएगा, धान ज्यादा फरीदाबाद में। नाहर सिंह कहाँ है, बल्लभगढ़ में। तुलाराम कहाँ है, अहीरवाल वाले इलाके में। और ये क्या नाम है इसका, अब्दुल सम्मद कहाँ है, डबल आ गया ना सम्मद में। और अब्दुल रहमान झज्जर में है। हुकुमचंद जैन कहाँ है, हांसी में। हिसार में कौन है, मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, तो वो शहजादा मोहम्मद भी आ जाएगा और पूरा नाम भी आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, 57 की क्रांति का परिणाम ये हुआ कि आपको यूपी से उठा के पंजाब में जोड़ दिया। हम पंजाब से तो अलग थे ना, पहले यूपी के साथ थे, मेरठ के साथ हमारा कोलैब मतलब बातचीत थी। हम पंजाब के नाभा, पटियाला, जींद के रियासत के लोगों को फायदा देने के लिए कि भैया देखो हम तुम्हें ये प्रॉपर्टी देंगे, तुम हमारा साथ दो। और हरियाणा को उठा के किसके साथ पकड़ा दिया? पंजाब। और फिर 1966 तक आप पंजाब के साथ रहे। यानी 57 की क्रांति का परिणाम हमें ये मिला कि हमें यूपी के एरिया से काट के और किसके साथ चिपका दिया? पंजाब के साथ। देखें, 57 की क्रांति में सैनिकों और नागरिकों दोनों वर्गों ने भाग लिया, लेकिन ये क्रांति असफल रही। इसके मुख्य कारण संपूर्ण प्रदेश में केंद्रीय और योग्य नेतृत्व का अभाव था। अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला आपको, न जींद का, न नाभा का, न पटियाला का। हथियारों की अनुपलब्धता, आपके पास हथियार नहीं थे, लड़ोगे कैसे जब हथियार नहीं है। निश्चित उद्देश्य नहीं था आपका। विद्रोह का सीमित स्वरूप था। आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे ना, उतना कर नहीं पाए, क्योंकि ना कोई एक लीडर था, ना आपके पास हथियार थे, ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई प्लानिंग थी। 20 सितंबर 57 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। और दिल्ली गई तो फिर सबका मन कि भैया दिल्ली पे अगर अधिकार कर लिया तो हम क्या बड़ी चीज है। 5 दिन में पूरा हरियाणा गया। 25 सितंबर 57 को क्रांतिकारियों ने हिसार जिले पर भी अधिकार कर लिया। हिसार गया तो मेन गया, क्योंकि ये पहले जिसको आज आप सिरसा कहते हैं ना, सिरसा कहते हैं आप, फतेहाबाद कहते हैं, हिसार कहते हैं, जींद कहते हैं, सब पहले मेन हिसार था। ठीक है। कप्तान पियर्सन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों का मंगला गांव हिसार में एक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। तो आपके जो जनता थी ये भी लड़ी, लेकिन वही बात होती है कि इनके पास हथियार बहुत अच्छे थे, हमारे पास उतने बढ़िया हथियार नहीं थे। शहजादा आजम, जो ऊपर बार बार पढ़ रहे थे, मोहम्मद आजम, हिसार में लड़ा था ना ये, इसने हिसार छोड़ा था क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर हिसार पे कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। शहजादा मोहम्मद आजम, यही शहजादा आजिम बन जाएगा, ने क्रांतिकारियों को पुनः संगठित कर जमालपुर के स्थान पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हो गया। तो शहजादा मोहम्मद आजम हार गया दोबारा भी। अब ये क्या करेगा? भागना पड़ेगा, और क्या करे। शहजादा आजम के हिसार छोड़ते ही समस्त जिले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। हिसार गया हमारे हाथ से। हिसार को नियंत्रण में लाने के बाद वॉन कोर्टलैंड रोहतक जिले पर अधिकार जमाने के लिए रवाना हुआ। जब हिसार इनको मिल गया तो अगला टारगेट रोहतक है। रोहतक में भी तो हम लोगों ने विद्रोह किया था। जून 57 के अंत में कप्तान पियर्सन ने कैथल के परगनों में क्रांतिकारियों से संघर्ष किया। अभी भी कहीं कहीं कोशिश कर रहे थे हम कि हम लोग दोबारा से उभरे, लेकिन बात नहीं बनी। करनाल, जलमाना, जहां कोई आदमी नहीं था, जनता थी। थानेसर, लाडवा, अंबाला, जगाधरी, 57 की क्रांति का नेतृत्व किसी नेता ने नहीं किया, जनता लड़ी थी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना नेता के डायरेक्शन नहीं मिलती। किसी भी सक्सेसफुल लड़ाई के लिए एक नेता का होना बहुत जरूरी है। तो ये इलाके तो बहुत दमदार थे, लेकिन लीडर नहीं था इनमें कोई भी। डिप्टी कमिश्नर मैकनील, अंग्रेजों का डीसी है ये, ने लाडवा परगने पर आक्रमण कर दिया। तो अब देखो, ये हमें डराने के लिए हमारे गांव पे अटैक कर रहे हैं। अक्टूबर 57 को गुरुग्राम जिले में क्रांति की ज्वाला शांत करने, याद है, यहाँ से फोर्ड को भगाया था। फिर एक और वो आया था जयपुर से, उसके वो राजपूती जो सैनिक थे वो हमारी तरफ आ गए थे। अब कह रहे हैं कि इसको भी ठीक करो। तो क्या किया? गुरुग्राम जिले में क्रांति की ज्वाला शांत करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल शावर्स, ये बड़ा आदमी है, पहले फोर्ड था, फिर एक वो छोटा और आया था, अब बहुत बड़ा है, बड़ी सेना लेके आएगा। ब्रिगेडियर जनरल है, बड़ी पोस्ट पर। शावर्स दिल्ली रवाना हुआ। सबसे पहले शावर्स ने राव तुलाराम और उनके साथियों को नष्ट करने के लिए रेवाड़ी पर आक्रमण किया। इसकी बहुत तगड़ी सेना के सामने घुटने टेकने पड़े। शावर्स के आक्रमण से पहले ही राव तुलाराम ने रेवाड़ी छोड़ दी। अक्टूबर 57 को शावर्स ने रेवाड़ी, भाई रेवाड़ी में आया, देखा कोई है ही नहीं, तो बोला झज्जर चलो। रेवाड़ी छोड़कर झज्जर के नवाब, झज्जर में डबल जा है, अब्दुर रहमान और अब्दुर सम्मद पर आक्रमण कर दिया। अब्दुर रहमान शावर्स के आक्रमण की सूचना पाकर रेवाड़ी छोड़कर छूछकवास आ गया और शावर्स के समक्ष समर्पण कर दिया। शावर्स ने अब्दुर रहमान को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया, और जो जो दिल्ली गए लगभग को फांसी दी गई। तो अब ये देख लो हमारे कितने बड़े लीडर्स कैसे खत्म हो रहे हैं। दिल्ली वापस लौटते समय शावर्स ने फर्रुख नगर, कौन था यहाँ? अकबर के बाद अहमद के नवाब अहमद अली और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। शावर्स देखो कितना तगड़ा है। शावर्स ने गुड़गांव को जीत लिया, रेवाड़ी को जीत लिया, और अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। फिर इसने किसको? फर्रुख नगर को, और फिर बल्लभगढ़। तो सोचो, पूरा गुड़गांव, रेवाड़ी और अपना ये फरीदाबाद, ये पूरा, और झज्जर तक इसकी पैठ बन गई।
ठीक है, तो शावर्स देखो कितना ताकतवर है। फिर नवंबर 57 को कर्नल जेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नारनौल पर आक्रमण किया, जिसमें भारतीय रिसाले के कमांडर राव किशन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सोचो, नीचे की पूरी बेल्ट अंग्रेजों के हाथ में आ गई, शावर्स ने किया ये। उस टाइम तक हम वैसे भी मन से कमजोर हो गए थे, क्योंकि दिल्ली निकल चुकी थी ना हाथ से। क्रांति के परिणाम क्या हुए? अब आपके यहाँ महारानी ब्रिटेन का राज होगा, और अब आप यूपी से अलग करके किसमें शामिल कर दिए? पंजाब में। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा का उत्तर पश्चिम प्रांत के स्थान पर पंजाब में विलय कर दिया। फिर हम अलग कब हुए? 1966 में। तो पहले आप उत्तर पश्चिम प्रांत के थे, अब आप पंजाब के साथ हो गए। विलय के पश्चात हरियाणा को 2 डिवीजनों में, एक दिल्ली डिवीजन और एक हिसार डिवीजन में बांट दिया गया। दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीजन में, रोहतक, हिसार, सिरसा को हिसार डिवीजन में। डिवीजन के मुख्य अधिकारी कमिश्नर को पूरी शक्तियां, कि कमिश्नर वहां का हेड है। आज भी ऐसा ही है, जिले का हेड डीसी होता है। पंजाब में विलय और नई प्रशासनिक व्यवस्था। आप समझ रहे हो आपको पंजाब में क्यों जोड़ा? क्योंकि पंजाब क्रांति के पक्ष में था, या नहीं था? नहीं था। पंजाब अंग्रेजों के पक्ष में था, और आप क्रांति के पक्ष में। आपकी जनसंख्या कम, पंजाब की जनसंख्या ज्यादा, आपको उनके साथ जोड़ दिया। अब आप भी उनके जैसे हो जाएंगे, ये सोच के कि कहीं यूपी में कल को फिर ये सर उठाएं, इनको पंजाब के साथ कर दो। 57 की महान क्रांति की विफलता के बाद फरवरी 1858 में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रांत, आधुनिक यूपी से अलग कर पंजाब के साथ मिला दिया गया। पंजाब सरकार ने विलय होते ही संपूर्ण क्षेत्र पर पंजाब की शासन प्रणाली लागू कर दी, और पंजाब की शासन प्रणाली तो अंग्रेजों के पक्ष में थी, तो इसलिए फिर हम तो बैठे रह गए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? और लोहारू से अमीनुद्दीन, सांपला से मिर्जा इलाही बख्श और करनाल से अहमद अली भी अंग्रेजों के समर्थक थे। अच्छे लोगों में याद करो, सांपला से साबर खान थे, है ना, ये अंग्रेजों के पक्षधर थे। ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहे थे। राव तुलाराम की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर को काबुल में हुई, अफगानिस्तान। वर्तमान में 23 सितंबर हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए गुड़गांव में मेजर ईडन और फोर्ड दोनों आए थे ना, ये पहले ये भागा था, फिर ये रोहतक में मेजर हडसन को भेजा गया, और हडसन ने विद्रोह को दबाते हुए रोहतक किसको पकड़ा दिया? जींद के राजा को सौंप दिया। तो हडसन बहुत चालाक था, रोहतक एंटी हो रहा था ना, क्रांतिकारियों के साथ दे रहा था, तो पंजाब को, इसको जींद को दे दिया। जींद वैसे ही हमारे एंटी था। हरियाणा में पहली फांसी, बहुत इंपॉर्टेंट, रानिया के नूर, रानी के चेहरे पे नूर होता है, नूर मोहम्मद खां को दी गई। अंतिम समय में झज्जर, झज्जर का कौन था? अब्दुल सम्मद अब्दुल रहमान, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान और फर्रुख नगर अहमद अली होगा, फर्रुख नगर के अहमद अली और बल्लभगढ़ के नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई, ताकि खुलेआम लोगों के मन में एक दहशत बैठा दे, एक डर बैठा दे कि अगर इतने बड़े बड़े आदमियों को फांसी हो सकती है, तो गलती से भी अंग्रेजों के खिलाफ सर मत उठाना। ठीक है, अब ये देखो, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, ये पॉइंट रटने का नहीं है, ये मैंने वहां समझा दिया। नूर मोहम्मद, नूर किसके चेहरे पर? रानी। उसके बाद झज्जर में डबल जा है तो अब्दुल रहमान ने डबल र है। फर्रुख नगर पटौदी में अकबर था, तो यहाँ अहमद होगा, है ना। बल्लभगढ़ के कौन थे? नाहर सिंह। तो ये सारे नाम अब आपको आने चाहिए। अंतिम फांसी, पहली फांसी रानी वाले को थी, अंतिम फांसी मुकीर, ये मुनीर है, मुकीर लिख दिया, मुनीर, मुंह न कर लेना, मुनीर बेग और हुकुम चंद जैन, हांसी में था ना हुकुम, हा, इनको लास्ट फांसी मिली थी, हांसी को संभाल रहे थे ये। क्रांति की शुरुआत की बात अंग्रेजों को बताने वाला सैनिक कौन था? श्याम सिंह, जिसने अंग्रेजों को, मूर्ख ने जाके बता दिया कि हम तो कल क्रांति करेंगे। शराब पी के इसने ऐसा किया था। रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम ने जनरल शावर्स याद है, जिसने पूरी बेल्ट अपने बड़ी सेना को लेके आया, रेवाड़ी, झज्जर और पूरा एरिया इसने ऐंठ लिया। तो जनरल शावर्स के आक्रमण का जवाब न देकर बिना लड़े रेवाड़ी छोड़ दी। किसने? राव तुलाराम, बिना लड़े ही। हिसार और सिरसा, लाइट इन्फेंट्री थे ना, हांसी, हिसार, सिरसा, इनकी क्रांति को दबाने का प्रयास जनरल कोर्टलैंड ने किया था। हिसार और सिरसा, कोर्टलैंड ने। जींद के राजा, जींद तो उस टाइम पे गड़बड़ कर रहा था, जींद के राजा को दादरी रियासत फ्री में दे दी, और कानौड़, कानौड़ मतलब महेंद्रगढ़, कानौड़ ब्राह्मणों के नाम पे, के कुछ परगने और नाभा के राजा को झज्जर और बावल दिए। क्यों दिए समझे? क्योंकि जींद और नाभा दगाबाज थे इंडियंस के साथ, और किसके फेवर में थे? अंग्रेजों के में, इसलिए इनको रियासतें दी कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम यहाँ के लोगों से टैक्स लो, अमीर बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बल्लाह का एक युद्ध हुआ था 1857 में, कैप्टन ह्यूज सैनिकों को लेकर करनाल पहुंचा, तो जाटों की सेना बनी हुई थी, वो इनसे लड़ी। बल्लाह का युद्ध, जाटों की सेना, बल्लाह का युद्ध कैप्टन ह्यूज से। ठीक है। रूपडाका का युद्ध हुआ था, मेवाती क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच हुआ, ये गांव है रूपडाका। तो अब ये पूछेंगे बल्लाह का युद्ध तो जाटों की सेना लड़ी थी 57 की क्रांति में? नहीं, मैंने, हाँ वो मैंने बताया था। तो क्या कह रहे हैं?
ये अभी इस टाइम पे कोई फालतू की बात कौन कर रहा है ये? अच्छा, तो बल्लाह का युद्ध हुआ था, अभी सब सुनते चलो। बल्लाह का युद्ध जो है ये जाटों की सेना लड़ी थी 57 की क्रांति में। और रूप डाका का युद्ध, ये गांव का नाम है, मेवात के इलाके में, यहाँ लड़े थे हम अंग्रेजों के खिलाफ। और नसीबपुर नारनौल का युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम के नेतृत्व में। तुलाराम वही जो शावर्स के आते ही फिर बिना लड़े ही चले गए थे, और फिर वो काबुल में 23 सितंबर को एक्सपायर हुए थे। तो हम शहीदी दिवस मनाते हैं। तीनों याद रखना, बल्लाह का भी, रूप डाका का। बल्लाह जाटों की सेना लड़ी अंग्रेजों से, रूपडाका मेवाती लड़े अंग्रेजों से, और नसीबपुर नारनौल का युद्ध है जो कि अपने राव तुलाराम जी लड़े थे। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर शुरू हो गए इसके। अब ये उम्मीद करती हूँ 57 की क्रांति थोड़ी बहुत तुम्हारे पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, अंग्रेजों ने देखो, कोई पंजाब के बारे में जो लिख रहा है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी। पंजाब के ना सारे लोग एंटी नहीं थे। पंजाब जो था उसकी कुछ बहुत कम लिमिटेड लोग थे जो क्रांति के पक्ष में थे, लेकिन मेजोरिटी अगर देखें तो पंजाब की मेजोरिटी चाहती थी कि अंग्रेजों को इस लड़ाई में जीत मिले, क्योंकि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, ना सिख वाली। उनके दिमाग में था कि हमारे गुरुओं का मर्डर करने वाले आदमी को हम कभी भारत का हेड बनते हुए नहीं देख पाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि अगर अंग्रेज भाग गए, कंपनी यहाँ से भाग गई, तो वापस से मुगलई जो इलाका है, ये जो मुगलई अपना इनका खानदान है, ये हेड बन जाएगा। और कभी नहीं चाहते पंजाब के जनता भी, क्योंकि उनके गुरुओं को जिसने मारा वो उसको कभी पसंद नहीं करते। ये एक अंडरस्टैंडिंग की कमी कह लो, या अंग्रेजों की चालाकी कह लो, कि उन्होंने पंजाब के कानों में ऐसी बात डाल दी, जहर घोल दिया, कि वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर से चिढ़ने लग गए। चिढ़ना नॉर्मल था, ठीक भी था भैया, उनके गुरुओं को जिसने मारा। अब कोई अगर हमारे किसी भगवान को किसी ने मारा होता तो हमें वो खराब ही लगता, लेकिन फिर जैसे जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत थी वो जरूरत नहीं पहचान पाए हम इंडियंस, इसलिए हम पीछे रह गए। क्या हम लोग दूसरी फाइल इसमें खोल सकते हैं अभी? ठीक है, एक फाइल मैं आपकी और स्टार्ट करा देती हूँ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 57 की क्रांति मैंने पूरा करा दिया। आज परिमल सर की क्लास है क्या? एक बार पता करना, अगर नहीं हो तो मैं लंबी क्लास ले लूंगी। चलिए, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आधा हिस्सा करा देती हूँ, आधा कल कराऊंगी, मिनरल्स कल करा दूंगी। और आज मैं पढ़ा देती हूँ आपको आपके राज्य में बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आपने नदी पढ़ ली ना, आपको समझ में आ जाएगा। बिजली की परियोजनाएं, पहली चीज तो ये कि आपको पता होगा आपके राज्य में बिजली बनाने का मेन काम कैसे चलता है। पहला, आपके यहाँ जो बिजली योजनाएं हैं कोयला आधारित हैं, जिसको आप बोलते हैं ताप विद्युत। ताप विद्युत, इसके लिए कोयला चाहिए होता है। और आपके यहाँ कोयला मेनली, अगर मेन कहें तो वो आता है महानदी कोल फील्ड से, जो उड़ीसा में पड़ता है। महानदी कोल फील्ड से ज्यादातर कोयला आपका यहीं से आता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ेगा? ओडिशा में। लेकिन आपकी यमुनानगर में जो प्लांट लगा हुआ है एक, उसका कोयला यहाँ से नहीं आता, उसका आता है आपके रांची से, झारखंड से। तो वो रांची झारखंड वाला, रांची झारखंड, झारखंड की राजधानी है ना, यहाँ के कोल फील्ड से आता है। बाकी सबका कोयला आता है महानदी कोल फील्ड से, लेकिन आपके इसका यमुनानगर वाले जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, उसका कोयला मेनली आता है आपके इससे क्या नाम है इसका, रांची वाले कोल फील्ड से। ठीक है, तो ये कोयले पर आधारित जो बिजली घर हैं, कई हैं, पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ मेन बात बता रही हूँ कि कोयले से बिजली बनती है। दूसरा पॉइंट, आपके यहाँ बिजली बनती है जल विद्युत के रूप में, यानी पानी से बिजली बनती है। आपको बहुत अच्छी तरह मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। आपके यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी नहर है जो यमुना नदी के पानी को मोड़ के आपके राज्य में लाई थी, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। तो अगर पश्चिमी यमुना नहर है तो उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी तो बना रखा होगा जिससे कि बिजली बने। तो बिजली बनाने का जल विद्युत का सबसे बढ़िया साधन आपके पास यमुना नदी है। ठीक है, तो जल विद्युत आपके पास है। तीसरी एक विद्युत है आपके यहाँ पर, जिसमें कि प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बिजली बना सकेगा, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहा। जब करेगा बहुत पूरा खुल के तो बहुत ज्यादा बिजली बना देगा। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रही हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको आप कहते हैं हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा।
नाभिकीय न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय ऊर्जा, ये संयंत्र आपका लगा हुआ है। ये पूरे राज्य में हर जगह नहीं है, ये सिर्फ एक जिले में है, फतेहाबाद में और गोरखपुर गांव में। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस दिन ये पूरा चल गया उस दिन, अभी तो इसकी एक भी यूनिट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही ना, इसमें 4 प्लांट लगाए जाएंगे और ये चारों प्लांट जिस दिन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, एक प्लांट से 700 मेगावाट बिजली बनेगी। तो ये 2800 मेगावाट अकेला बना देगा एक आपका प्लांट, जिसका नाम, क्या नाम है जिसका, फतेहाबाद में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर गांव में पड़ता है वो, ठीक है, फतेहाबाद में। तो आपके यहाँ पानी से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, आपकी नाभिकीय ऊर्जा आपके पास है। इसके अलावा आप पवन बिजली, पवन से मतलब जो हवा है, इससे बिजली बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, नहीं है सर की क्लास तो मैं इसको, इस टॉपिक को तो करा ही दूंगी। आप हवा से बिजली बना सकते हैं, आप पानी से बिजली बना सकते हैं, आप कोयले से बनाते हैं और आप न्यूक्लियर से बना सकते हैं, ठीक है। आपके हरियाणा में धीरे धीरे बहुत सारे, पहले सरकार सिर्फ काम करती थी, फिर विदेशी भी आ गए, विदेशी इन द सेंस जैसे पैसा लगाने के लिए, और फिर आपका रिलायंस भी काम कर रहा है। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी आपके यहाँ बिजली के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। और आपके कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, अरावली के नाम से है, इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से हिसार खेदड़ में है, जिसको खेदार भी लिख देते हैं, और आपका महात्मा गांधी के नाम पर प्रोजेक्ट है आपके यहाँ पर, और आपका जो है ये पानीपत में है, आसन गांव में, आपका इसमें यमुनानगर में है। ऐसे इसी बेल्ट पे कई आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे सोनीपत में मिल जाएगा, ककरोई गांव में सूक्ष्म परियोजना जल वाली। ऐसे ही आपका दादूपुर नलवी नहर मैंने आपको पढ़ाया था 363 किलोमीटर वाली, वो वाला प्रोजेक्ट भी पानी पर बेस्ड है। तो आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं कोयले पर बेस्ड है। कोयला आपका ज्यादातर उड़ीसा से आता है, महानदी से, लेकिन एक मैंने बताया, एक वो जो यमुनानगर वाला है वो आपका रांची झारखंड से आता है, ठीक है। तो इसी तरह एक गैस आधारित भी आपका फरीदाबाद में। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके यहाँ बिजली बनाने के, लेकिन मेजर अगर बात करें तो कोयला और पानी, दो की बात करना। ज्यादा बिजली बन सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर गलती से किसी एक गलती में कोई रेडिएशन लीक हो गई ना, तो आप ये लगा लो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, सब कुछ खत्म। ऐसी बीमारियां 1 मिनट के अंदर पूरे में फैल जाएंगी कि लोग जो हैं इंटरनल, उनको अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, खांसी नहीं रुकेगी। मतलब रेडिएशन इतना नुकसान कर सकती हैं। तो इसीलिए कोई भी राज्य नहीं चाहता बहुत खुशी से कि मेरे यहाँ किसी गाँव में ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी ही बार हम लीकेज पढ़ते हैं और फिर बड़े पैमाने पर देश नुकसान भुगतते हैं। तो इसलिए हर कोई डरता है, और यही कारण है कि हर राज्य में, हर जिले में ये नहीं लगाए जाते, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको किताबी भाषा से, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो मिनरल्स मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा सारी चीजें एक साथ पढ़ना। ऊर्जा पढ़ लेंगे आज, ऊर्जा समझ में आ जाएगी। ये तो सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स पढ़ा दूंगी 1-2 दिन में। ये देखो ये स्टार्ट हुआ, ऊर्जा का टॉपिक है ये। यहां से पढ़ा देती हूँ। राज्य के तापीय विद्युत केंद्र, तापीय समझे, कोल से, कोयले से जिसमें बिजली बनाई जाती है वो केंद्र। मैं आपको सारे धीरे धीरे बताती रहूंगी, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नाम आएंगे आपको एग्जाम में टिक मार्क करने में, या इनकी क्षमता पूछेंगे या जिला पूछेंगे, तो वो तीनों आपको समझ में आ जाएंगे। पहला तापीय विद्युत केंद्र आपका है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। सबसे पहला देखो ये फर्स्ट है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, राज्य के तापीय विद्युत केंद्र। तो पहला इन्होंने दिया पानीपत का तापीय विद्युत केंद्र। सुन लो पहले, आसन गांव पड़ता है पानीपत में। 1979 और 1989 में ये 2 फेजेस में बना है और इसकी टोटल क्षमता है 1360 मेगावाट की। 1367 भी लिखा है किताबों में, लेकिन जब टोटल में करते हैं पॉइंट्स में तो 1360 ठीक रहता है राउंड फिगर में। ये 2 फेजेस में बना है 1979 और 1989 में, ठीक है। आसन गांव में है। कितने मेगावाट बताया मैंने? 1300 मेगावाट। 1367 भी ठीक है आ जाए तो, बस वही बात है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कोयले से बनता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर जब आपका राज्य बना था उसी दिन 1979 को आसान कला लिखा है, आसन कला है, ये गांव पड़ता है पानीपत में, यहाँ की गई। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1367.8 मेगावाट है। ये 2 बार 2 फेजेस में बना है, 1979 और 1989 में, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसी सेम नाम की एक यूनिवर्सिटी भी आपके यहाँ चलती है, डी
क्रस्ट के नाम से, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी क्रस्ट, जो कि पहले 1987 में महज एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज वो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है। और बिल्कुल मुरथल में जीटी रोड पर, जिसको आप NH44 कहते हैं, बिल्कुल इसी पर पड़ती है, उसी के पास सीपेट पड़ता है। सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यूनिवर्सिटीज एजुकेशन वाले टॉपिक में। उसके नाम की यूनिवर्सिटी पूछेंगे इनके नाम की तो मुरथल सोनीपत में, लेकिन इनके नाम की अगर बिजली का प्रोजेक्ट पूछेंगे तो यमुनानगर। ये भूलना नहीं होता, याद रखना है। इसकी स्थापना 2008 को यमुनानगर में हुई। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट, उसकी कितनी है 1367 या 1360, याद कर लो। इसकी 600, वो 2 प्लांट थे 2 फेजेस में, ये एक है। ठीक है, ये राज्य की पहली विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। इसको प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया, पहला प्रोजेक्ट है ये विद्युत का। दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा के पास कोयला कहाँ से आता है, सेंट्रल कोल फील्ड से आता है, पर अन्य सभी तापीय ऊर्जा के पास महानदी कोल फील्ड से कोयला आता है। मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रल कोल फील्ड का मतलब रांची झारखंड, और महानदी वाले का मतलब है उड़ीसा। जितने आपके ताप के हैं ना, आपके पास 5-6 हैं, इन सब का कोयला भर भर के आता है उड़ीसा से। महानदी उड़ीसा में तो बहती है, मेन नदी, बड़ी रिवर, लेकिन आपका जो ये दीनबंधु वाला है, इसका सारा कोयला आपका कहाँ से आता है, इसका कोयला आपका आता है रांची झारखंड से, इस अकेले का, बाकी सबका उड़ीसा महानदी से। ये ध्यान रखना है, सेंट्रल कोल फील्ड से। हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची, झारखंड की राजधानी। अन्य सभी का कोयला महानदी से आता है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा, और इसमें आप लगा लीजिए खेदड़गांव हिसार में इसको लॉन्च किया गया, और इसमें मेगावाट भी 1200 या 1500 के आसपास इसके मेगावाट है, मतलब काफी बड़ा ये 1200। इसकी स्थापना 2010 को खेदार, इसी को खेदड़ कह देते हैं, हिसार में हुई थी। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। अभी देखो ऊपर 600 थी, इसकी कितनी कम थी ना इसकी, तो ये 600, इससे पिछले की 1367 थी। अब कितनी आ गई, अब 1200 आ गई। वो 2 फेज में बना था, ये 1200 वाला। ठीक है, इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया था। रिलायंस प्राइवेट, लेकिन पहली प्राइवेट कहेंगे तो आप किसको कहेंगे, दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत, वो पहली है जिसको आपने प्राइवेट किया। ये रिलायंस के पास है। कौन से वाली आपकी, जो खेदड़ में है, हिसार में, किसके नाम पर, राजीव गांधी। इस परियोजना को कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा से प्राप्त होता है, सबको वहीं से मिलता है, सिवाय दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत के, उसका कोयला आता है रांची झारखंड से, बाकी सबका महानदी से। ये भारत के उत्तरी भाग की पहली परियोजना है जिसे मेगा प्रोजेक्ट घोषित किया गया। तो मेगा प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट, हिसार के खेदड़ में, राजीव गांधी के नाम पर है। ठीक है, राजीव गांधी के नाम पर है, तो कॉमन सेंस लगाओ कि जब सरकार किसकी रही होगी, जब बनी होगी ये कांग्रेस की 2010, हमेशा ऐसा ही होता है, जिसकी सरकार होती है उसी के नाम पे बनती है ये। ठीक है, तो ये रिलायंस वालों की है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेगा थी, ये सुपर तापीय है अरावली वाली। इसी को आप कहते हैं इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, और यहीं पर है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये झज्जर में पड़ते हैं, वो हिसार में था ना राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी पुराने टाइम के लोग हैं, ये पड़ेगा आपका झज्जर में, और वो कहाँ थी, हिसार में। वो पहला मेगा प्रोजेक्ट था। ये सुपर तापीय है, सुपर तापीय, ये और ज्यादा, 1200 थी ना, ये 1500 है। इसकी स्थापना 2011 को झज्जर में हुई, वो 2010 में बनी थी, ये 11 यानी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए नाम देखो क्या दिया, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। राजीव गांधी क्यों पड़ा 2010 में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार। 2011 में इंदिरा गांधी क्यों पड़ा, कांग्रेस की सरकार, 14 तक उन्हीं की सरकार थी। ठीक है, भी कहा जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है, देखो सुपर तापीय है 1500, राजीव गांधी वाली 1200, पानीपत वाली 1367, और वो दीनबंधु वाली उसकी थी 600। ठीक है, 1500 मेगावाट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अरावली वाला, इंदिरा गांधी वाला। 3 बहुत बड़ी कंपनी इसमें हेल्प कर रही हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपी से, जो देश की बड़ी कंपनी है, एक हरियाणा पावर जनरेशन वाली, और एक इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन। 3 बड़ी कंपनी हेल्प कर रही हैं अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, और जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था, बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आईपीसीजीएल, और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीजीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। तो पूछेंगे हरियाणा में इंद्रप्रस्थ गैस, इंद्रप्रस्थ जो ये अपना है, जिसका मेन काम है बिजली का, और एक इन्होंने
कह दिया एनटीपीसी और एक हरियाणा सरकार की संयुक्त उपक्रम कौन सा है, तो आप कहोगे अरावली सुपर तापीय विद्युत प्रोजेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय। कब बनी थी ये, 2011 में। कहाँ है ये, झज्जर में। इंदिरा के नाम की और महात्मा गांधी के नाम की झज्जर में, राजीव गांधी के नाम की हिसार खेदड़ में। ठीक है, वो मेगा था, ये सुपर है। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति सबको कहां से होती है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा, उड़ीसा द्वारा। अगला है महात्मा गांधी, ये भी झज्जर में। महात्मा गांधी कह लो, अरावली कह लो, इंदिरा गांधी कह लो, झज्जर। राजीव गांधी खेदड़ में। दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर में। ठीक है, पानीपत का तो नाम पानीपत था ही। इसकी स्थापना 2012, यानी अभी भी कांग्रेस का ही टाइम है, तो महात्मा गांधी। तो 2010 में राजीव गांधी, 11 में इंदिरा गांधी सुपर तापीय, वो मेगा, राजीव वाली ये सुपर, अब आ गई महात्मा गांधी। 2012 को झज्जर में हुई। ये कोयला आधारित संयंत्र है, सारे कोयले के पढ़ रहे हैं अभी तो हम। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 है। अब आपको ये सीरीज में याद भी होने चाहिए। अगर कहेंगे पानीपत वाले की 1367 या 1360, जो याद रह जाए याद कर लो। इसके बाद दीनबंधु वाले की 600। उसके बाद हमने पढ़ी हिसार वाले की, यानी राजीव गांधी की 1200 मेगा था ना वो, और सुपर वाले की थी 1500, और महात्मा गांधी की है 1320। ठीक है, 1320। और 1367 किसकी थी, पानीपत वाले की। तो विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट। राज्य की प्रमुख जल विद्युत, ये जितनी पढ़ी है अब तक, ये थी कोयले वाली। आपको सारी समझ में आनी चाहिए, ये पेपर में खूब आती है, पुराने उठा के देखना, पेपरों में आती है और फिर आधे लोग गलत करते हैं। ये कोयले से बनने वाली थी। पानीपत वाली आसन नाम के गांव में 2 फेजेस में बनी, 1979 1989। 1367 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम 600 मेगावाट। ये पहली निजी है जिसका कोयला आपका रांची झारखंड से आता है। ठीक है, और राजीव गांधी खेदड़ या खेदार में है। मेगा प्रोजेक्ट है पहला उत्तर भारत का, 1200 मेगावाट, और ये कहां पड़ेगा, आपके हिसार में। ठीक है, महानदी वो तो हर जगह ही है। अरावली सुपर तापीय, सुपर तापीय तो महिला के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, और कब बनी है, 2011 में। कहाँ, झज्जर में। कितना है इसका, 1500 मेगावाट। और इसके बाद ये 3 की सुपर तापीय है ना, तो ये इंद्रप्रस्थ वाले की, हरियाणा गैस वालों, ये हरियाणा पावर जनरेशन वाले की, और एनटीपीसी का मिक्स एक उपक्रम है। ठीक है, और महात्मा गांधी 1320 मेगावाट है, ये भी झज्जर में है, 2012 में। अब आ गई राज्य की प्रमुख जल विद्युत। सेकंड पॉइंट शुरू हो गया, जल विद्युत, पानी से चलने वाली। तो पानी वाली आप कॉमन सेंस लगाओ, आपके यहाँ नहर के आसपास मिलेंगे। तो आपके यहाँ कौन सी बड़ी नहर है, आपके यहाँ एक ही मेन नहर है ना, कौन से वाली, पश्चिमी यमुना, उसी के आसपास मिलेंगी। तो पहली है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, छोटा प्रोजेक्ट है ये। इसकी स्थापना 1980 को हथनी कुंड, आप अच्छी तरह जानते हो हथनी कुंड क्या है, और दादूपुर, मैंने पढ़ाया हुआ है हथनी कुंड भी और दादूपुर भी, के मध्य यमुनानगर में हुई। तो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत, बिजली जहां बनती है थोड़ी सी, यमुनानगर। उत्पादन क्षमता देखो सिर्फ 62 मेगावाट है। इतनी कम क्यों है, क्योंकि पानी वाली है। कोयले वाले की याद है पानीपत की कितनी थी, 1367। 1500 किसकी थी, सुपर तापीय की, और राजीव की कितनी थी, 1200। 1320 किसकी थी, महात्मा गांधी की। इसकी महज 62 है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता काफी कम। इसमें 4 अन्य विद्युत केंद्रों की स्थापना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी। ककरोई सूक्ष्म जल, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी, जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट की है। ये 400 उन्होंने लिख दिया, वैसे 300 मेगावाट है ये। इसकी स्थापना ककरोई गांव, बहुत बार आ चुका, सोनीपत में हुई। अब तो ये बंद पड़ी है वैसे। इसकी क्षमता ये 400 नहीं है, 300 किलोवाट करना। ये मेगावाट भी नहीं है, ये किलोवाट है। मेगावाट में वो 62 थी ना, ये किलोवाट है, तो बहुत छोटा है। 300 किलो, इसको 300 कर लेना, 300 किलोवाट है। सोनीपत में सूक्ष्म है, बहुत छोटी, माइक्रो। तो पानी वाले ना बहुत ज्यादा नहीं बना सकते बिजली, तो माइक्रो है ये। कितनी, 300 किलोवाट। ये किलोवाट में, ये 62 मेगावाट में, तो बहुत ही कम है। ये परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बनाई गई है। तो पानी की तो ज्यादा है ही नहीं आपके यहाँ, ताप की फिर भी बड़ी बड़ी थी। अगली हेडिंग है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी पानी जो ये गैर परंपरागत में क्या है, जो यूज नहीं करते, पवन वाला है, या कहीं पे आप गोबर का यूज कर रहे हैं, या इस तरह की चीजें। तो गैर परंपरागत जो यूज नहीं करते हम। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है और जिन्हें असीमित समय तक प्राप्त किया जा सकता है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय का आप यूज कम इसलिए
इसलिए करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है टेक्नोलॉजी की छोटी सी गलती से पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। नाभिकीय ऊर्जा गोरखपुर गांव में है, आपके फतेहाबाद में। परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में शुरू की गई है। इसके पहले चरण की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत मैंने बताया ना 700 के चार इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें प्रत्येक इकाई की क्षमता 700 मेगावाट है। चारों इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये परियोजना। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी पर्सनल आपके राज्य की नहीं है, इसको न्यूक्लियर पावर, जिसका कि मुखिया ही आपका पीएम है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बनाई जा रही है। राज्य का पहला परमाणु बिजली घर है, पेपर में आएगा। राज्य का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? गोरखपुर। कहाँ? फतेहाबाद में। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे काम होता है, छोटे लेवल पे नहीं। राज्य में भिवानी और हिसार में दूसरे नाभिकीय विद्युत केंद्रों की स्थापना अभी की नहीं गई है, प्रोसेस में है। कहीं कभी कह रहे हैं फरीदाबाद बनाएंगे, कभी कह रहे हैं भिवानी हिसार, अभी क्लियर नहीं है। गैस आधारित सिर्फ आपका एक है फरीदाबाद में, गैस आधारित। धानु सिंह याद है? धानु सिंह यहीं का लीडर था ना 57 की क्रांति में। गैस, ये भी खूब आ चुका। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट। क्या ये हमने पढ़ा है? बिल्कुल। अरावली इंदिरा गांधी वाले की उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट थी, राजीव वाले की 1200 मेगावाट, महात्मा गांधी की 1320 मेगावाट, पानीपत वाले की 1367 मेगावाट, और ककरोई सूक्ष्म वाले की 300 किलोवाट, बहुत छोटी, और ये दादूपुर वाले की, पश्चिमी यमुना नहर वाले की 62 मेगावाट। तो बहुत ही कम है उन सबकी। ठीक है, अब ये फिर देखो गैस की काफी बड़ी 1500 मेगावाट। कहाँ? फरीदाबाद में। तो गैस का सिर्फ एक है फरीदाबाद में आपका, और आपका परमाणु वाला सिर्फ एक है गोरखपुर फतेहाबाद में। आपके पानी के छोटे छोटे आपने देखा यमुनानगर में है, और सूक्ष्म वाला आपका ककरोई सोनीपत में है, जिसकी बहुत ही कम क्षमता है, अब तो काम कर भी नहीं रहा। ताप के आपने देखा पानीपत में है, यमुनानगर में है, और आपके हिसार में है, आपके झज्जर में है। कई बड़े बड़े। गैस का कहाँ है आपका? इसमें फरीदाबाद में। ठीक है, सौर ऊर्जा, सनलाइट को यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके बड़े लेवल पे काम करना। तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी चीज है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पूरे वर्ल्ड में जो देश 0 डिग्री से 23.5 के 66 के हेरफेर में पड़ते हैं, उन सबको कहा गया कि पूरे वर्ल्ड के वो देश सोलर एनर्जी का यूज करें और अपने देश में ऐसी चीजों को बढ़ावा दें जो सोलर लाइट्स को, सोलर इसका एनर्जी का यूज करके चलने वाली चीजों को। हमारे देश में उसका हेडक्वार्टर बना दिया गुड़गांव में। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यानी सौर ऊर्जा के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक गठबंधन बना, उसके आप मुखिया हैं। तो उसका हेडक्वार्टर आपके देश में है, गुड़गांव में। ठीक है, सोलर एनर्जी। राज्य में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPGCL, इसके साथ NTPC और इंद्रप्रस्थ GCL आया था ना, कौन सी के लिए? इंदिरा गांधी सुपर तापीय के लिए, वही है ये, के द्वारा यमुनानगर जिले के भोद कला, ये भोंदू कला लिखा है, ये भूंद कला है, में सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। क्या आपके यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत भी है? बिल्कुल है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत 600 मेगावाट वाला, यहीं आपके लिए भूद कला में सोलर एनर्जी वाला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गए। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कह दिया कि हर सरकारी जो बिल्डिंग्स होंगी इसमें CFL लाइट लगा दी है, और इसमें जो है ना, जैसे यहाँ के किसानों को भी सब्सिडी देंगे अगर वो बिजली कम यूज करने वाली यंत्र यूज करेंगे, वही पॉइंट है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सौर जल तापमान प्रणाली स्थापित करना, सरकारी कार्यालयों संस्थानों में CFL का प्रयोग करना, और कृषि क्षेत्र में 4 स्टार पंप, ISI मार्क आदि कार्य किए गए हैं। रिफ्लेक्स बल्ब का प्रयोग सरकारी अधिसूचना द्वारा अनिवार्य कर दिया, मतलब सरकारी चीजों में भी वेस्ट मत करो। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी के नंदा गांव में स्थित है, पेपर में आ जाएगा। पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ है? चरखी दादरी के नंदा गांव में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में है। पवन ऊर्जा आपके यहाँ मैंने कल भी बताया था, बहुत ज्यादा पवन नहीं चल सकती क्योंकि आपके यहाँ बसावट घनी है, आपका घना बसा राज्य है, जनसंख्या काफी ज्यादा है आपकी। और आपके यहाँ अगर पवन की बात करें तो पहाड़ियों के आसपास चलेगी, कोई बहुत ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, फिर भी शिवालिक और अरावली की बात करते हैं। हरियाणा में